हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो फटाफट से विनय, अमन खान, काव्या, अंकिता, प्राची, दीपक, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं, फटाफट से मुझे दो चीज कंफर्म कर दो। एक तो आवाज, दूसरा बैकग्राउंड। क्या दोनों चीज क्लियर है? अगर दोनों चीज क्लियर है तो फिर हमारा एक छोटा सा टॉपिक कल का रह गया, तो उसको जरा मैं कंप्लीट कर लूं। जस्ट अ सेकंड। यस। तो गाइस, कल ना एक बहुत छोटा सा टॉपिक एक रह गया था जहां पर हम लोगों को डिस्कस करने थे केपलर्स लॉज ऑफ मोशन। तो यहां पर केपलर्स लॉज ऑफ मोशन नहीं, केपलर्स लॉज। तो ये केपलर के नियम क्या कहते हैं, जरा केपलर के नियम पर जरा डिस्कशन कर लेते हैं, और उसके बाद फिर मैं आपको नया चैप्टर पढ़ाऊंगा जो कि है वर्क, पावर एंड एनर्जी। योगेश और जितने भी लोग मौजूद है बेटा, एक एक बच्चा जिसके बीच बीच में डाउट्स आते हैं, सब मेरा कमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सबका कमेंट आता है बेटा, सबके कमेंट्स आ रहे हैं, सो डोंट वरी। ठीक है गाइस। तो अब जितने लोगों को वीडियो अटक रही है, जिसकी वीडियो क्वालिटी की में थोड़ा सा इश्यू है, तो फटाफट से वीडियो की क्वालिटी को डिग्रेड कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि हो सकता है इंटरनेट का इश्यू हो। हाँ, आवाज और बैकग्राउंड अगर क्लियर है बाकी बच्चों को, दैट मींस कि यहां से फिर सब कुछ सॉर्टेड है। तो गाइस, चलिए फिर शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, जो था ग्रेविटेशन। अब ग्रेविटेशन में एक छोटा सा पॉइंट जो मुझे डिस्कस करना है वो है ये केपलर्स लॉज। अब यहां पे सर केपलर्स लॉज ऑफ प्लेनेटरी मोशन क्या कहते हैं, इनके बारे में चर्चा करते हैं। तो ऐसा है, 16वीं शताब्दी की बात है। अब 16वीं शताब्दी में हुआ क्या, यहां पर केपलर साहब ने 3 नियम दिए। अब 3 नियम किस चीज के? नाम से समझ में आ रहा है, प्लेनेटरी मोशन, यानी कि यहां पर ग्रह की गति के हिसाब से बात चल रही है। अब ग्रह की गति की अगर हम बात करें तो जो ग्रह हैं हमारे, यानी कि जो हमारे प्लैनेट्स हैं, अब उसके अंदर से धरती भी आ जाती है, वहां मंगल ग्रह भी आ जाता है। तो आप यहाँ पे कोई भी ग्रह का एग्जांपल ले लो, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं जितने भी ग्रह होते हैं वो सूर्य के आसपास चक्कर लगा रहे होते हैं। ऐसे ही है। अब सूर्य क्या होगा? सूर्य यानी कि सन हमारा किसी एक फोकस पे होगा। तो सन या तो यहां होगा या फिर यहां होगा। तो एक बार मैं जरा इरेज कर दूं, थोड़ा अच्छे समझ लेते हैं। तो सूर्य मेरा किसी भी लोकेशन पे हो सकता है वो यहां पर हो सकता है वो यहां पर हो। यानी सन किसी भी एक पर्टिकुलर फोकस पे होगा, और जितने भी प्लैनेट्स हैं यानी जितने भी ग्रह हैं वो सूर्य के एलिप्टिकल पाथ में, यानी दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्र लगाते हैं। तो ऐसे करके केपलर साहब ने 3 नियम दिए हैं। जो पहला नियम है वो इन्होंने नियम दिया है ऑर्बिट से रिलेटेड, यानी कक्ष से रिलेटेड। यानी प्लैनेट जब सूर्य के आसपास चक्र लगा रहे होंगे, यानी जितने प्लैनेट्स हैं सूर्य के अराउंड जब रिवॉल्व कर रहे होंगे, तो एक रास्ते में कर रहे होंगे, एक रास्ता उन्होंने फॉलो कर रखा होगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे हम लोगों ने कल सैटेलाइट्स के बारे में पढ़ा था, याद है? जैसे चंदा मामा है, तो अगर मैं मून की बात करूं तो मून अर्थ के अराउंड मूव कर रहा है, लेकिन एक फिक्स रास्ते में, एक फिक्स पाथ में। इसी प्रकार से अगर हम लोग किसी भी XYZ प्लेनेट की बात करें तो वो सभी के सभी क्या करते हैं, एक एलिप्टिकल पाथ में चक्र लगाते हैं। और यहां पर ये जो नियम है ये एक्चुअली आपका पहला नियम है। और ऐसे करते हुए इन्होंने 3 नियम दिए हैं। पेपर में नियम में कहानी कोई नहीं पूछेगा, सीधे सीधे वन लाइनर्स में पूछता है लॉ ऑफ ऑर्बिट कौन सा था, लॉ ऑफ एरिया कौन सा था। तो एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग चलेंगे फर्स्ट लॉ के साथ, यानी पहले नियम के साथ। तो पहला नियम क्या कह रहा था? केपलर साहब का प्रथम नियम यह कहता था कि प्रत्येक ग्रह, यानी कि कहांगे हमारा प्रत्येक ग्रह, हर एक ग्रह दीर्घवृत्ताकार कक्ष में सूर्य की परिक्रमा करता है, जबकि सूर्य अपने 2 फोकस में से किसी भी एक फोकस पर स्थित होगा, जैसे कि यहां पर यह हो गया आपका दीर्घवृत्ताकार पथ। सूर्य इनमें से किसी एक फोकस पे मौजूद है। जो इंग्लिश वाले हैं, सो केपलर्स फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट एवरी प्लैनेट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन एन एलिप्टिकल ऑर्बिट वेयर सन इज सिचुएटेड इन एनी ऑफ इट्स वन फोकस। अब यहां पे ना थोड़ा सा मैं ज्योग्राफी पे चल लेता हूं, वैसे वो आपको पिंकी मैम या फिर जो ज्योग्राफी वाले सर हैं वो आपको बताएंगे। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज है, और वो क्या है सर? ये जो सूर्य है, अब मान लीजिए सूर्य को मैं ऐसे बनाऊं, सूर्य है यहां पर स्थित फॉर एग्जाम्पल, ठीक है? अब यहां पर हुआ क्या कि हम लोग जानते हैं, कल ही हमने डिस्कस किया था सर, ये चीज कहला रही थी रोटेशन और ये चीज कहला रही थी रिवॉल्यूशन। तो जो रोटेशन है ये, इसकी वजह से सुबह और रात हो रही थी, ज्योग्राफी का पार्ट है। और सर इस तरीके से जो ये 365 दिन और 1/4 दिन में जब ये पूरा का पूरा घूम जाता है, तो यहां पर सर इसकी वजह से मौसम देखने को मिलते हैं। ये हमको अच्छे से पता है, जहां पे हम लोग पेरिहीलियन और एपीलियन की बात करते हैं। तो होता क्या है कि सर जब सूर्य यहां पर मौजूद है और यहां पे आपका प्लेनेट है, तो जस्ट वांट टू नो कि सर जिस टाइम पे सूर्य के पास में होगा, इस समय क्या हुआ, एक बार आप भी अच्छे से बता सकते हैं। सर सिंपल सा फंडा है, जिस टाइम पे सन के पास आ रहा होगा प्लेनेट, इस टाइम पर यहां पर हमको समर वाला सीजन कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा होगा।
इसी प्रकार से कहीं ना कहीं अगर सन से दूर होगा तो वहां पे सर हमको विंटर सीजन देखने को मिल रहा होगा। सिंपल सा लॉजिक है। तो अब डिटेल में मैडम आ जाएंगे, मैडम यहाँ पे सर जो भी आपको ज्योग्राफी पढ़ाएंगे उसमें जाएंगे, बट अभी के लिए फिजिक्स वाली भाषा में आपको यहाँ पर दो चीजें याद रखनी है। पहली चीज, सन किसी एक फोकस पे मौजूद होगा यहाँ या फिर यहाँ। दूसरा जो प्लेनेट है वो इसके एलिप्टिकल पाथ में इसके चक्र लगा रहा है। एज सिंपल एज इट। जो नए बच्चे हैं बेटा कॉपी कुछ भी नहीं करना है, लिखने की कोशिश मत करना, बस समझना, क्योंकि ना क्लास के बाद ये आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अब यहां पे अभी बेसिकली मैथ्स वाले टर्म आ गए, जहां पे हम लोग सर पढ़ते थे कॉर्ड क्या होता है, फोकस क्या होता है। तो बेसिकली अब मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पाथ अगर दिखा दूं, सर ये देखो, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पाथ दिखा रहा हूं तो अंग्रेजी में सर यहाँ पे एलिप्स वाला भाग हो गया। तो एलिप्स का सर यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, किसी एक लोकेशन पे आपका फोकस होगा, बस वाला पार्ट है। तो अब यहाँ पे जो हिंदी वाले बच्चे हैं बस इतना समझ लो, सब कुछ भूल जाना। थोड़ी देर के लिए मैं केवल फिजिक्स वाले पार्ट पे आता हूँ जो कि मुझे पढ़ाना है। तो केपलर का जो प्रथम नियम है वो ये कह रहा है कि हर एक ग्रह दीर्घवृत्ताकार पथ में सूर्य के चक्र लगा रहा है, बस दैट्स इट, जहां पे सूर्य अपने किसी एक फोकस पे स्थित होगा, बस इतनी चीज हो गई। अब सर यहां तक हुआ, ये तो केपलर साहब का पहला नियम था। लेकिन दूसरा नियम क्या कहता है, अब दूसरे नियम पे आते हैं। अभी हमने प्रथम नियम में बस इतना समझा है कि सर ये था एलिप्टिकल पाथ, यानी दीर्घवृत्ताकार पथ, जहां पे सूर्य के आसपास क्या कर रहे हैं, ग्रह जो हैं इसके चक्र लगा रहे हैं। पहला नियम तो ये कह रहा है। दूसरा नियम क्या कहता है, दूसरा नियम ये कहता है कि सर जब ये चक्र लगा रहे हैं, ग्रह सूर्य के जब चक्कर लगा रहे हैं, यानी कि जब प्लैनेट्स सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, तो यहां पे सर कुछ ना कुछ टाइम लगता होगा। तो सेम टाइम में ये इक्वल एरिया स्वीप करेंगे, यानी कि इनका जो क्षेत्रफल है सर समान समय अंतराल में ये सर सेम एरिया, या फिर हिंदी में कहूंगा इनका जो एरिया कवर हो रहा है या फिर क्षेत्रफल जो कवर हो रहा है वो सेम ही रहेगा। यानी एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं क्या कहता है। तो केपलर के दूसरे नियम में यह कहा गया है कि किसी भी ग्रह को सूर्य से मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल को पार करती है। यानी क्या करेगा, इक्वल एरिया में दे स्वीप इक्वल टाइम में दे स्वीप इक्वल एरियाज, यानी सेम टाइम इंटरवल में, यानी इक्वल टाइम इंटरवल्स में ये क्या करेंगे, ये इक्वल एरिया को स्वीप करेंगे। अब ये देखिए सर यहाँ पे सूर्य है, अब यहाँ पे प्लेनेट आप कोई भी मान लो, आप अर्थ मान लो, मार्स मान लो, जुपिटर मान लो, सभी के सभी जो प्लेनेट्स है ना इक्वल टाइम में वो इक्वल एरिया कवर करते हैं, यानी समान समय अंतराल में उनका जो क्षेत्रफल है वो बराबर ही रहता है। तो अगर यहां पर हम लोग अगर बोले क्या सर ये क्या नियम जुपिटर के लिए एप्लीकेबल है, क्या ये मार्स के लिए एप्लीकेबल है, कुल मिला के यहां पर हम लोग जो बात कर रहे हैं केवल पृथ्वी की नहीं, हम लोग सभी ग्रह की बात कर रहे हैं, यानी कि हम लोग सभी प्लैनेट्स की बात कर रहे हैं। तो सभी प्लैनेट्स इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करते हैं। ये आपका हो गया सेकंड लॉ। लेकिन क्या हमसे डेफिनेशन पूछेगा, डेफिनेशन नहीं पूछेगा। तो सेकंड वाले लॉ को क्या कह देते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग लॉ ऑफ एरिया। यानी क्या बोलेंगे सर, ये आपका हो गया क्षेत्रफल का नियम। तो अब कैसे पूछता है सवाल, पेपर में ऐसे पूछता है कि क्षेत्रफल का नियम केपलर का कौन सा नियम था। तो याद रखिएगा क्षेत्रफल वाला दूसरा नियम हो गया, पहला वाला उसके पथ से संबंधित था, यानी कि लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। तो एग्जाम में सीधे पूछेगा लॉ ऑफ ऑर्बिट कौन सा है, पहला नियम, लॉ ऑफ एरिया कौन सा है, दूसरा नियम, यानी लॉ ऑफ एरिया क्या हो गया, सेकंड लॉ हो गया। तीसरे पे आते हैं। अब ये जो सर और जब ये प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं तो इनका कुछ टाइम पीरियड होता होगा, हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था, जैसे कि ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी। तो इनका जो समय है, तो समय को अगर मैं यहाँ पे टी मान लूं, समय को अगर मैंने टी मान लिया है और इसकी सेमी मेजर एक्सिस को अगर मैं ए मान लूं, तो होता क्या है कि जितने भी प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं, तो यहां पर याद रखिएगा इनका जो टाइम पीरियड है ना, इनके टाइम पीरियड का स्क्वायर कर दूं, यानी कि इनका जो समय अंतराल है उसका वर्ग कर दिया जाए, और इनकी जो सेमी मेजर एक्सिस है उसका क्यूब कर दूं, तो सर ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, यानी कि सर ये एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। अब सर एक बार इंग्लिश में देख लेते हैं। So this law states it, just a second, यहाँ पर इन्होंने कहीं मेंशन किया, just a second, yes, so यहाँ पे जो थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ ये स्टेट करता है the square of time period of the revolution of a planet is proportional to the cube of semi major axis of the ellipse। यानी जो हिंदी वाले हैं यहाँ पर याद रखिएगा कि इस वाले केस में क्या होगा, इसका जो समय अंतराल था, यानी कि टाइम पीरियड का अगर मैं स्क्वायर की बात करूं, तो यहाँ पे देखिए, तो समय अवधि का वर्ग यानी टाइम पीरियड का स्क्वायर, ये क्या होगा, ये समानुपाती होगा किसके, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के। यानी कि यहाँ पे जो दीर्घवृत्ताकार अगर मैं अक्ष की बात करूं, तो इसका जो अर्ध प्रमुख अक्ष है उसके घन के समानुपाती होगा। घन का मतलब क्या हुआ, इसके क्यूब की बात हो रही है।
सो बेसिकली यहाँ पे जो 3 नियम थे, इन तीनों को एक बार रिवाइज कर लेते हैं और एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले प्रथम नियम जो है ये कौन सा है? ये है लॉ ऑफ ऑर्बिट्स। पेपर में यहां से पूछा हुआ सवाल है ये आपका CHSL में पूछा गया था कि केपलर का प्रथम नियम कौन सा है? फर्स्ट लॉ है लॉ ऑफ ऑर्बिट, यानी कक्ष का नियम। अब समझ लेते हैं क्या कहना चाह रहा था। हर एक ग्रह, हर एक प्लेनेट सन के अराउंड जब भी रिवॉल्व करेगा, हर एक ग्रह जब सूर्य के आसपास जब चक्र लगाएगा, तो यहां पर वो पथ कैसा होगा, वो रास्ता कैसा होगा? सर वो रास्ता एलिप्टिकल होगा। ये देखिए पहला नियम। दूसरा नियम क्या कह रहा था कि सर इक्वल टाइम में इक्वल एरिया स्वीप करेंगे, यानी समय अंतराल की अगर हम लोग बात करें तो अगर समय अंतराल समान है तो यहां पे क्षेत्रफल भी समान ही होगा। तो यहां पे क्या कह रहा था, ये एरिया से संबंधित हो गया, यानी क्षेत्रफल से संबंधित हो गया। तो इसका दूसरा नियम कौन सा हो गया? क्षेत्रफल का नियम या फिर लॉ ऑफ एरियाज, दूसरा। और तीसरा नियम था लॉ ऑफ पीरियड। लॉ ऑफ पीरियड क्या कह रहा था? टाइम पीरियड का स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, यानी समय अंतराल की अगर बात करूं तो इसका क्या हो गया सर? वर्ग। किसके समानुपाती हो गया? इसकी जो सेमी मेजर एक्सिस है उसका क्यूब, यानी उसका घन। तो बस ये 3 नियम थे जो एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछता है कि लॉ ऑफ पीरियड कौन सा है, लॉ ऑफ एरिया कौन सा है, लॉ ऑफ ऑर्बिट कौन सा है। अब समय आता है आपसे पूछने का, तो एक सेकंड आप लोगों से इसका सवाल पूछ लूं। ऐसे पूछेगा, केपलर का क्षेत्रफल का नियम, यानी केपलर का लॉ ऑफ एरिया, सर ये कौन सा नियम है? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड या फोर्थ? तो केपलर्स आके नियम से डायरेक्टली इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा, तो एक फटाफट से प्लीज बता दीजिएगा। ये फर्स्ट नहीं है बेटा, अगर लॉ ऑफ एरियाज की बात करेंगे ये है सेकंड। सो प्लीज रिमेंबर ये आपका सेकंड ही होगा, राइट? इसी प्रकार से अगर आप लोगों से पूछ ले लॉ ऑफ ऑर्बिट, यानी केपलर का कक्ष का नियम, तो कक्ष का नियम कौन सा है? लॉ ऑफ ऑर्बिट कौन सा होगा? एक बार फटाफट से प्लीज देखो। लॉ ऑफ एरिया था सेकंड के इक्वल एरिया इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में स्वीप हो रहे थे। लॉ ऑफ ऑर्बिट जो था सर ये क्या बता रहा था कि जो रास्ता है वो कैसा है? दीर्घवृत्ताकार पथ है, यानी कि सर ये आपका एलिप्टिकल पाथ है। ये है आपका फर्स्ट लॉ। सेकंड और तीसरा जो है सर न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, बट हाँ हमको ये जरूर पता होना चाहिए कि जो टाइम पीरियड का स्क्वायर है, यानी समय अंतराल के अगर मैं वर्ग की बात करूं, ये समानुपाती होगा, इंग्लिश में कहूंगा सर प्रोपोर्शनल होगा टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ये सर कौन सा हो गया? तो यहां पर दिस इज एक्चुअली दी थर्ड लॉ। अब जब इतना हो ही गया है तो मैं बस एक सवाल और पूछना चाहता हूं जहां पे आप लोग हो सकता है फंस जाएं। सो एक सेकेंड, नई स्लाइड और जो जड़त्व का नियम है, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया, ये किसके द्वारा दिया गया था? न्यूटन, आइंस्टीन, गैलीलियो या बॉयल? 4 ऑप्शन है। प्लीज यहां पर मैक्सिमम बच्चा गलती करता है, तो इसलिए मुझे यहां पूछना जरूरी है। सर जड़त्व का नियम या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया किसके द्वारा दिया गया था? तो यहां पर कुछ बच्चे हैं जो कि न्यूटन के साथ जा रहे हैं, कुछ लोग गैलीलियो के साथ हैं, कोई भी यहां पर ना बॉयल्स और आइंस्टीन के साथ नहीं है। तो ये तो बात सही है कि सर आइंस्टीन या बॉयल तो आंसर नहीं होगा। अब ये जो जड़त्व का नियम है गाइस, यहां पे सब लोग याद रखिएगा, जो लोग गैलीलियो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है, पूरा नाम था गैलीलियो गैलीली। आप लोगों को जितनों को भी लग रहा है कि सर न्यूटन, तो न्यूटन आंसर नहीं होगा। इसके पीछे कारण समझना, जो लोग पहले के साथ जा रहे हैं, न्यूटन के साथ जा रहे हैं, आप लोगों में से कुछ बच्चों ने ना क्लास लेट ज्वाइन करी है, कोई आज पहली बार आए, कुछ लोग कल पहली बार आए हैं, प्लीज स्टार्टिंग से क्लास देखना एक बार। आज मैं आपको बता दूं, न्यूटन का पहला नियम ये कहता था कि कोई भी वस्तु अगर रुकी हुई है तो रुकी रहेगी, यानी कोई वस्तु अगर रुकी है तो रुकी रहेगी, और अगर किसी वस्तु को चला दिया है, चल रही है, तो वो चलती रहेगी जब तक कि आप उसमें कोई बाहरी बल नहीं लगा देते। यही था ना, ये न्यूटन साहब का फर्स्ट लॉ था, लेकिन ये कहीं ना कहीं फर्स्ट लॉ इससे रिलेटेड था। बट याद रखिएगा यहां पे ये जो लॉ ऑफ इनर्शिया दिया गया है, ये किसके द्वारा दिया गया था? ये सर आपका गैलीलियो गैलीली द्वारा दिया गया था। डेट मीन्स कि न्यूटन बाबा ने अपना जो प्रथम नियम निकाला है सर, वो कहीं ना कहीं इसी से संबंधित था। तो पेपर में लगाया लॉ ऑफ इनर्शिया, तो कोई भी न्यूटन लगा के मत आना प्लीज, दोनों नहीं हो सकते बेटा अविनाश। इसके पीछे कारण है
कि अगर आपसे कोई पूछे ना कि फर्स्ट लॉ, तो फर्स्ट लॉ वाले पार्ट को जब आप एक्सप्लेन करते हैं तो कहीं ना कहीं सर उसकी जो जड़ है, जो कि नींव है, वो कहां पर रखी गई है, वो सर गैलीलियो द्वारा ऑलरेडी रखी जा चुकी थी, दैट इज गैलीलियो गैलीली द्वारा। हाँ, यहां से लॉजिक जरूर न्यूटन साहब ने उठाया और वहां से फिर उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया अपने अकॉर्डिंग। सो बेसिकली अगर लॉ ऑफ इनर्शिया की बात करेगा तो प्लीज याद रखिएगा, इनर्शिया वाला लॉजिक एक्चुअली गैलीलियो द्वारा दिया गया था। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं, इसलिए पूछना जरूरी था। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सर ग्रेविटेशन में हम लोगों ने और भी चीजें पढ़ी थी, तो एक बार ये ना छोटी छोटी कंफ्यूजन आई नो कहां कहां होती हैं। अब ग्रेविटेशन से कुछ कंफ्यूजन थी, मैं वहां पर भी आ जाता हूं। आई नो नेहा, देखो यहां पर इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। डू यू नो व्हाई? बिकॉज सर दोनों के दोनों जो लॉजिक्स हैं दे आर रिलेटेड विद ईच अदर, दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट ही सेम है। अब यहाँ पे गैलीलियो ने जो बात की थी वो उनका क्या था सर, रेजिस्टेंस टू चेंज, यानी सर किसी भी चीज में किसी भी अवस्था में कोई वस्तु रखी है वो सेम अवस्था में रहना चाहती है, अपनी अवस्था को बदलना नहीं चाहती, ये बात गैलीलियो ने कहा। इसको और बेटर वे में एक्सप्लेन कर दिया न्यूटन ने। तो यस, अगर यहाँ पर गैलीलियो ऑप्शन मैंने दिया तो जरूर आप न्यूटन के फर्स्ट लॉ के साथ चले जाएंगे, बट बेसिकली जो नींव रखी गई दैट वाज डन बाय गैलीलियो। सो दिस इज द पॉइंट। यस, बिल्कुल सही। तो सर यहाँ पे ये वाला पार्ट हुआ। अब कुछ क्वेश्चंस और हैं जहां पे आप बच्चों को डाउट हो सकता है। सो आज थोड़ा सा रिवीजन पे कर लूं, क्योंकि ना मेरे पास एक्स्ट्रा टाइम है। आज मैंने एक्स्ट्रा कुछ लेक्चर्स तो इसीलिए लगवाए थे, एक लेक्चर मैंने एक्स्ट्रा लिया हुआ है। सर मैं 3 क्वेश्चंस पूछूंगा। कल एक डाउट था जहां पे सब लोग फंस रहे थे, एक एक करके आते हैं। अच्छा, विलास पूछ रहे हैं सर केपलर्स आपका तीसरा नियम रिपीट कर दूं? सो विलास, केपलर्स का तीसरा नियम ये कहता है कि टाइम पीरियड का स्क्वायर और सेमी मेजर एक्सिस का क्यूब, ये दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं। दैट इज टाइम पीरियड का स्क्वायर टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। अब सर यहाँ पे आते हैं, राजदीप का ही पॉइंट है सर, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, इस पे भी आ जाते हैं। अब देखिए सर मैं मास दे रखा है, मैं मास दे रहा हूं आपको अर्थ पर किसी ऑब्जेक्ट का 60 kg, ठीक है। सर चंद्रमा पे इसका मास कितना होगा? जो हिंदी वाले बेटा, मास का मतलब द्रव्यमान होता है। एक एक करके सब लोग प्लीज फटाफट से आंसर देते जाओ, क्योंकि ना मुझे अभी नया चैप्टर भी स्टार्ट करना है, फटाफट से। सो यहां पर मास में सर क्या होगा? 10 किलो, 10 किलो, 60 किलो, 60 किलो, 10 किलो, 60 किलो। मैक्सिमम बच्चे 60 किलो के साथ जा रहे हैं। सर बिल्कुल सही है, 60 किलो ही होगा। क्यों? याद रखना, जो हिंदी वाले हैं सर द्रव्यमान, और जो इंग्लिश वाले हैं मास, सर ये हमेशा एक समान रहता है, ये सेम रहता है, ठीक है। यहां तक जो बच्चे 10 बता रहे हैं बेटा वेट इसका, अच्छा चलो वेट पे भी आ जाता हूं। यहां तक सबको समझ आया? प्लीज पहले यहां पे कंफर्मेशन दो। यहां पे एक एक बच्चे को समझ में आ गया? ठीक है, इसका मतलब यहां पे आया। अब मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछता हूं, मुझे यहां पर आप बताइएगा वेट ऑन अर्थ कितना होगा? जल्दी फटाफट, आपके सारे डाउट्स यहीं पे क्लियर करूंगा। सर धरती पर यहाँ पे वेट कितना होगा? फटाफट से आंसर दो। धरती पे वेट कितना होगा? वेटिंग, मास सेम रहता है, बिल्कुल सही। सो धरती पे वेट कितना होगा? कुछ लोग कह रहे हैं 100 के साथ, कुछ लोग जा रहे हैं 6 के साथ। मैं अर्थ का पूछ रहा हूं, धरती का पूछ रहा हूं बेटा। धरती पर भार कितना होगा? अब देखिए यहां पे सभी लोग जो वेट की बात करते हैं, वेट कैसे निकालते हैं? वेट बराबर होता है मास इंटू ग्रेविटी। जो हिंदी वाले हैं सर, भार निकालने के लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो है मास इंटू ग्रेविटी, यानी कि क्या करना पड़ेगा, द्रव्यमान में आप जी की वैल्यू को गुणा करेंगे। अब देखिए खुशी बादशाह, वेट में मास कितना दे रखा था? 60 किलो का, और जी की वैल्यू कितनी होती है? वैसे होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, लेकिन हम लोग यहाँ पर 10 मान के चलने से कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो कितना हो गया? आंसर होगा मेरा 600 न्यूटन। गाइस यहां तक ठीक है? इतना क्लियर है? तो अब मैं आप लोगों से इसी में पूछ लेता हूं बेटा, वेट ऑन मून कितना होगा? क्योंकि ना कल न्यूमेरिकल्स में बहुत सारे बच्चों को गलती हुई थी। सर चंद्रमा पे इसका वेट कितना होगा? प्लीज थोड़ा जल्दी से आंसर देना। बिल्कुल, अरे ओनली एक्शन, सभी लोग अब सही जा रहे हो, बिल्कुल सही। सो यहां पे आंसर क्या होगा? सब लोग अब यहां पे जा रहे हैं एक ही साथ, ठीक है। अब देखिए यहां पर नेहा मुनि, ठीक। अब गाइस हम लोग अच्छे से जानते हैं मून पर जब वेट निकालेंगे तो वेट मून कैसे भी निकलेगा? m इंटू जी। लेकिन जी की वैल्यू मून पे कितनी होती है बेटा? जी की वैल्यू मून पे होती है 1/6। तो यहां पे क्या हो जाएगा? मास कितना था? 60, 10/6। तो कल मैंने आपको बताया था 6 10 या 60, ये कितना हो गया? 100 न्यूटन। ये वाली बात भी समझ में आ गई सब लोगों को? चलो अब सर इतना पार्ट क्लियर है, सभी को क्लियर है, ठीक है।
अब सर यहाँ पर ये वाला पार्ट भी डन है। अब एक बच्चे का डाउट हो रहा था सर, वो सेमी मेजर एक्सेस वाला पार्ट रह गया था, एक छोटा सा डाउट रह गया था, उसको मैं खत्म कर दूं तो यहाँ पर भी अब कोई गलती नहीं करेगा। अब किसी बच्चे का डाउट था सेमी मेजर एक्सेस सर क्या होती है। तो देखिए मैं यहाँ पे आपके लिए दीर्घवृत्ताकार पथ की जो मैं बात कर रहा था, यानी कि अगर मैं एलिप्स की बात करूं तो एलिप्स एक बार बना देता हूं। एलिप्स ऐसे ही होता है, किसी बच्चे ने डाउट पूछा था मुझे ना, तो अभी मैं उसका और डाउट क्लियर कर दूं। तो देखो अब हुआ क्या, मैं जैसे आपसे बोल रहा था प्लेनेट जो होगा वो सर यहाँ कहीं होगा। तो मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, यहाँ पे मान लो अर्थ है, अब जरूरी नहीं बेटा धरती हो, आप यहाँ पे कुछ भी ले लो, आप धरती, चंद्रमा सॉरी मंगल ग्रह यानी मार्स जुपिटर कोई भी ले लो। अब यहाँ पे सभी लोग, अगर मैं सूर्य की बात करूं तो सूर्य यहाँ पर कहीं रहा होगा, या तो यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो या यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो। तो मैंने आप लोगों से ये बोला था इसमें सेमी मेजर एक्सेस, तो आप लोग पूछ रहे सेमी मेजर एक्सेस क्या होगा। तो देखो यहां पर समझना, ये जो सबसे लंबी वाली एक्सेस है, देखो दो चीजें होती हैं। अब एक्चुअली मुझे ना तुम लोगों की पिट्टी करूंगा, बता रहा हूं, मुझे भी थोड़ा सा मैथ्स में उतरना पड़ता है आप लोगों के लिए, मस्ती काट के आया ना 10वीं में एकदम तगड़ी वाली। तो एक सर मेजर होता है और दूसरा होता है माइनर। अब ये हिंदी और अंग्रेजी में ध्यान सुनना। सर बेटा माइनर का मतलब क्या होता है, माइनर का मतलब होता है छुटकू, छोटा वाला। और सर मेजर का मतलब क्या होता था, मेजर का मतलब होता था बड़ा वाला। याद है ना सबको। अब सर मुझे एक बात बताओ, मैं अगर इसके दो छोर जोड़ना चाहूं, यानी दो आपके यहां पे जोड़ना चाहूं, तो यहां पे मैं काले रंग से जानबूझ के ले रहा हूं, तो यहां पे मैंने क्या किया, ऐसे ज्वाइन किया, जोड़ा मैंने से, ठीक है गाइस। अब मैंने यहां पे जोड़ा तो एक लाइन तो ये थी, अब कलर एक का चेंज कर लेता हूं, कौन सा कलर लूं, नीला ले लूं, समझ में आएगा, हरा ले लेता हूं, अच्छे समझ में आएगा। और एक सर मैंने यहां पर ये जोड़ा। अब मैं आपसे पूछता हूं जो काला वाला जो लाइन है सर वो ज्यादा लंबी है या हरी वाली ज्यादा लंबी है, सिंपल सा पॉइंट। सो यहां पर बेटा दीपक वो इसलिए नहीं लिया क्योंकि सन जो है ना कहीं फोकस पे ही प्रेजेंट है बेटा। अगर सन आपका सेंटर वाले पार्ट में होता तो आपको मौसम हमेशा एक ही जैसा मिलता, समझना इस वाली चीज को, किसी बच्चे ने भी मुझसे पूछा। तो वहां पे सन आपके फोकस में मौजूद है, तो यहाँ पे जो लंबी वाली लाइन है वो क्या होगी सर, ब्लैक वाली लाइन है। दैट मीन्स कि हम लोग क्या कह देंगे सर, ये जो ब्लैक वाली लाइन थी इसको मैं बोलूंगा सर ये आपकी हो गई मेजर एक्सिस, राइट। अब सर ये जो हरी वाली ये छोटी सी हो गई, यानी छोटी वाली जो लाइन है इसको मैं क्या कह दूंगा सर, ये कहलाएगी मेरी माइनर एक्सिस, यानी जो हरी वाली है वो सर माइनर हो गई। सो बेसिकली यहाँ पे ना एलिप्स के बेसिकली छोटी छोटी चीज हो गई, तो यहाँ पे ये जो पॉइंट था सर ये फोकस हो गया था, ये मेजर एक्सेस था, ये माइनर एक्सेस था। अब बाकी सर मैथमेटिक्स वाले पार्ट पे आ जाएंगे, तो आपसे कोई कहे सेमी मेजर एक्सेस कौन सी है, तो अब देखो मैंने माइनर बता दिया, मेजर बता दिया। अब यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूं जरा, नीला। अब ये वाला पार्ट देखो, मेजर समझ में आ गया, माइनर समझ में आ गया, तो अब सर सेमी मेजर कौन सा होगा। तो सेमी मेजर की बात करें सर, देखिए यहां से लेकर इसके नीचे यहां पर ये यहां पे, सो इसके बीच में यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है ये वाली, बेटा ये आपकी कहलाती है सेमी मेजर एक्सिस। अब मान लीजिए जो अभी मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा था, उस कॉन्सेप्ट में किसी बच्चे ने मुझसे डाउट पूछा था, तो अब सर मैं यहां पे जो दूरी है इसको मान लो कि मैंने ए मान लिया, ठीक है, यानी ये जो दूरी है इसको मैंने ए मान लिया। और जो समय अवधि थी यानी जो टाइम पीरियड था, अब टाइम पीरियड क्या सर, टाइम पीरियड को मैंने टी से मान लिया था, यानी समय अवधि समय है ना तो टी मान लेता हूं। तो इसका जो टाइम पीरियड का स्क्वायर होगा, प्लेनेट का जो रिवॉल्व कर रहा है उसका कुछ टाइम पीरियड होगा, समय अवधि होगी, इसका जो स्क्वायर है जो हिंदी में बोलते हैं वर्ग है, ये समानुपाती होगा, जो इंग्लिश वाले हैं सर ये क्या होगा बेटा वर्ग। यहां पर बेटा अब रवि आप ही के लिए तो बता रहा हूं मैं, सो अब गाइस ये क्या हुआ, इसका स्क्वायर हुआ। और इसका यहां पे जो ये दूरी देख रहे हो जिसको मैंने ए मान के चला हूं, इसकी दूरी का अगर आप यहां पर क्या कर दो, यहां पे आप इसको क्यूब कर दो, तो आइए सर इसके घन की बात कर रहे हैं। तो ये जो था ये केपलर्स आपका तीसरा नियम था, बस सिंपल सा फंडा। तो किसी ने पूछा सेमी मेजर एक्सिस, अब मुझे पता है मैथ्स में सर बहुत सारे लोग यहाँ पर ना सर्कल के बारे में जानते थे, स्क्वायर के बारे में, ये समझाना जरूरी था क्योंकि मुझे पता नहीं तो अटक जाते। अब सर ये बेसिक से कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हो गए जो कि मुझे समझाने थे, सॉरी मैंने 26 मिनट एक्स्ट्रा ले लिए। अब मैं चैप्टर को शुरुआत कर लेता हूं। और यहां पर यस देखो टाइम पीरियड और टाइम में डिफरेंस समझो। टाइम पीरियड जैसे कि मैंने आपसे बात करी, अभी समय क्या हो रहा है, देखो हैप्पी का एक पॉइंट आया सर, टाइम पीरियड और टाइम का एक बेसिक सा डिफरेंस दे दो एग्जांपल के साथ। तो यहाँ पे सर एक खाली पेज और ले लेते हैं, आ जाओ बेटा, सबके डाउट्स आज क्लियर कर लेते हैं, पहले खुल जा सिम न्यू स्लाइड, यस। तो अब सर सिंपल सा फंडा लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं टाइम का और एक एग्जांपल लेते हैं टाइम पीरियड का, यानी समय और समय अवधि में जरा अंतर समझ लेते हैं, बस एक छोटी सी चीज और। तो मैं आप लोगों से पूछूं, किसी बच्चे का डाउट था
बेटा अभी समय क्या हो रहा है, तो एक बार मुझे सब लोग आंसर देंगे, अभी समय क्या हो रहा है, तो सब लोग अभी कहेंगे सर 10:26 हो रहे हैं, यानी यहां पर क्या है, सभी लोग 10:27, तो समय हो रहा है 10:27। ठीक है, अब हुआ क्या, मैंने अविनाश, मंगिता, सये गांगुली से बोला कि अच्छा एक बात बताओ, जब आप जिस जगह भी रहते हैं, अगर आपको अपनी कॉलोनी का चक्कर लगाना हो तो उस चक्कर लगाने में आपको कितना समय लगेगा, तो आप लोग क्या कहेंगे, सर मुझे ना अपनी पूरी कॉलोनी का अगर चक्कर लगाना है तो पूरी कॉलोनी का चक्कर मैं 15 मिनट में लगा सकता हूं, यानी क्या कर सकता हूं, मैं अपनी पूरी कॉलोनी का जो चक्कर है बेटा वो 15 मिनट में लगा सकता हूं। ठीक है, या फिर मैं आप लोगों से और भी एग्जांपल ले लेता हूं, सर गोवर्धन की परिक्रमा लगाने सब लोग गए होंगे कभी ना कभी, मथुरा, है ना। सो आप लोग जब भी खासकर जो हिंदू माइथोलॉजी को बिलीव करते हैं, सो मथुरा में अगर नहीं गए हैं तो उससे कभी ना भी सुना होगा, गोवर्धन बाबा की परिक्रमा लगा लेते हैं या फिर वैष्णो देवी की चढ़ाई कर लेते हैं, तो कितना समय लग जाएगा। सो जब चक्र लगा रहे हो, वहां पे परिक्रमा लगा रहे हो, तो उससे एक समय अवधि होगी ना, जितने में आप लगाएंगे परिक्रमा, तो यहाँ पे सर वो एग्जाम्पल हो गया आपका समय अवधि का, यानी इंग्लिश में आप एग्जाम्पल लिखता हूँ टाइम पीरियड का, राइट। नहीं गए तो भी आप लिंक कर पाएंगे। सो दिस इज द एक्चुअली बेसिक डिफरेंस बिटवीन टाइम एंड टाइम पीरियड, गॉट इट। सो टाइम यहाँ पे आपको बता रहे हैं कि स्पेसिफिकली उस मोमेंट पर कितना समय था, दैट इज टाइम। लेकिन सर किसी भी चीज के रिवॉल्यूशन में, रोटेशन में या आपके आने जाने में जो समय लग रहा, तो मैं वहां पे समय अवधि की, यहाँ पे टाइम पीरियड की बात कर रहा हूँ, दैट्स इट। सो इट्स एज सिंपल एज दैट। मेरे ख्याल से अब जिस भी बच्चे का डाउट था वो भी क्लियर हो गया। सो यहाँ पे क्लियर है, चलिए। अच्छा त्रिवेंद्र मथुरा में रहते हैं, बढ़िया। सो यहाँ तक सॉर्टेड है नाउ। तो ये वाली पीडीएफ में आज मैंने टॉपिक खत्म कर दिया है। आज आपको ना इसके क्वेश्चंस मिलेंगे, आज ये वाली पीडीएफ, आज ना ये आपको पीडीएफ कहां मिलेगी एक बार बता दूं, कल वाली जो पीडीएफ थी ना, कल वाली पीडीएफ को हटाकर या फिर उसी पीडीएफ में इस वाले पेज को एडअप कर दूंगा। तो जो कल की क्लास थी प्लीज उसमें से डीपीपी जरूर लगा लेना। आज मैं वो डीपीपी अभी अपलोड कर दूंगा क्लास के जस्ट बाद। आज मेरा लेक्चर नहीं है, 11 से 12 आज मेरा लेक्चर नहीं है। तो 11 बजे जैसी क्लास फिनिश होगी, कल वाले जो आपकी क्वेश्चन थे, सॉरी कल वाली जो आपकी क्लास की पीडीएफ थी, उसमें आपको ये कुछ नई पीडीएफ साथ में कुछ क्वेश्चन और मिलेंगे। ठीक है, आज वाली क्लास में केवल वर्क पावर एनर्जी, जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। अब बढ़ते हैं आगे। अब गुरुदेव यहां पर जरा इसको मैं सेव कर लूं। चलो गाइस ये हो गया सेव, इसको एक बार भेज देता हूं मैं। चलिए, तो अब जो चैप्टर की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, ये चैप्टर है वर्क पावर एंड एनर्जी। अब यहां पे ये जो वर्क पावर एनर्जी है, व्हाट इज इट, सी कार्य, ऊर्जा और क्षमता। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूं और उस बेसिक से एग्जांपल से सारी की सारी चीजें लिंक कर लेंगे और देखेंगे प्रीवियस ईयर में किस तरीके के क्वेश्चंस पुट अप हो रहे हैं। अब यहां देखिए, यहां पे सबसे पहले आता है ये वाला पॉइंट कि अब सर मैं अगर वर्क पावर एनर्जी को एग्जांपल दूं, तो यहां पे एक बेसिक सा एग्जांपल है, एक गाड़ी है, इस गाड़ी को एक व्यक्ति रोक रहा है। अच्छा राजदीप बेटा अभी लास्ट में डिस्कशन करता हूं आपसे, ठीक है। हाँ इट्स न्यू टॉपिक, इट्स न्यू चैप्टर जो आज हमें स्टार्ट करना था। कल की क्लास का डिस्कशन इसलिए करना जरूरी था, कुछ बच्चे के डाउट्स पेंडिंग थे तो उनको मैं ले रहा था। अब देखिए, तो सभी लोग ना जितने भी एक्स्ट्रा अभी पॉइंट्स बचे हैं, कुछ बच्चों को कुछ बात भी करनी है अभी कि सर पीडीएफ एंड ऑल, तो लास्ट के 5 मिनट में डिस्कशन करूंगा। तो अभी हम लोग ना 10:45 तक पढ़ेंगे, उसमें फिर आप लोगों से बातचीत करूंगा, तो उस टाइम पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है राजदीप किशोर। अब देखिए, तो गाइस थोड़ी देर के लिए प्लीज अपना मन को शांत कर लेते हैं। पीडीएफ कहां मिलेगी, क्लास कहां मिलेगी, राजदीप का भी डाउट पेंडिंग है वो सभी देख लेंगे। 10:45 तक अगले 15 मिनट के लिए शांतिपूर्वक इसे पढ़ते हैं। अब देखिए सर, एक गाड़ी है। अब इस गाड़ी को, मेरी ड्राइंग तो बहुत सुंदर है, आपको तो पता ही है, मुझे भी नहीं पता ये क्या बना है, लेकिन कुछ तो है। सर ये गाड़ी को खींच रहा है, ठीक है। देखिए, अब ये जो घोड़ा गाड़ी है, इसको घोड़ा मान लो, टॉर्टोइज मान लो, जो भी है, मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन है। अब इसने क्या किया, इसने गाड़ी को खींचने की कोशिश की, तो इसने क्या किया, इस डायरेक्शन में इसने फोर्स लगाया, यानी इसने सर आगे की तरफ बल लगाया, जिससे गाड़ी आगे की तरफ चल सके। कछुआ गाड़ी है। अब मेरे जो क्वेश्चन है प्लीज आप लोग आंसर दे देना, जिससे पुरानी क्लास का रिवीजन हो जाएगा। अब सर गाड़ी जब ये आगे तरफ खींची जा रही है, तो मैं पूछना चाहूंगा, जो ये गाड़ी हो गई लेफ्ट से राइट मान लेते हैं कि ये बाएं से दाएं की ओर बल लगाया जा रहा है, यानी यहां पे फोर्स लगाया जा रहा है। नाउ माय क्वेश्चन इज राइनोसॉर्स, माय क्वेश्चन इज कि यहां पे जो घर्षण लगेगा,
जो फ्रिक्शन लगेगा गाइस वो कौन सी डायरेक्शन में लगेगा, बताओ फटाफट। कि अगर मेरा फोर्स लेफ्ट से राइट लग रहा है तो फ्रिक्शन कहां लगेगा, एक एक बच्चा सही है, ऋतु, राधानाथ, अविनाश, यू ऑल आर करेक्ट, अविनाश बाबा, कि जो फ्रिक्शन है वो आपका सर राइट से लेफ्ट की ओर लग रहा होगा, क्योंकि यहां पे लेफ्ट से राइट था तो ये राइट टू लेफ्ट। हम लोग अच्छे से जानते हैं कि फोर्स और फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं, सबको पता है वाली चीज, ठीक है। अब जब ये घोड़ा गाड़ी को आगे की तरफ खींच रहा है, यानी यहां पे क्या कर रहा होगा, यहां पर ये अपनी शक्ति का यानी कि पावर का कुछ ना कुछ इस्तेमाल कर रहा होगा। इसने क्या किया, कुछ पावर लगाई। अब पावर क्या होता है वो अब मैं अभी थोड़ी देर बाद समझाऊंगा। तो डेट मीन्स कि जब इसने कुछ अपना पावर लगाई तो इस पावर लगाने से क्या हुआ होगा कि इसकी कुछ तो एनर्जी लूज हुई होगी, यानी इसने जब शक्ति लगाई तो इसकी जो ऊर्जा है, इसकी कुछ ना कुछ ऊर्जा तो कम हुई है। कितनी हुई है वो हमको नहीं पता है, लेकिन सर इसके पावर लगाने से इसकी ऊर्जा जब कम हुई है तो क्या हुआ है कि गाड़ी जो है वो थोड़ा सा आगे खिसकी है, यानी गाड़ी में कुछ तो विस्थापन हुआ है। इंग्लिश में कहूंगा सर जो कार्ट है वो कुछ तो आगे डिस्प्लेस हुई है, यानी उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स थे कोमल, राज, सिंपल सा पॉइंट। नो, अब इसी में एक चीज आगे बढ़ते हैं कि भाई साहब अब यहां पे आप बताइए कि वर्क कितना हुआ, पावर कितनी लगी और एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई, ये कैसे पता लगेगा। तो अब हम लोग इन्हीं सभी चीजों को एक एक करके समझने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं यहां पे कि ये वर्क जो था, यानी कार्य कितना लगता है, कैसे निकालते हैं, होता क्या है, सारी चीजें एक एक करके समझी जाएंगी। तो उसी घोड़ा गाड़ी पर दोबारा से आते हैं, और घोड़ा गाड़ी का वो जो बढ़िया सा हमारा कछुआ, मेढक, किसी को राइनोसॉर लग रहा था, तो उसको एक बार वापस से बना लेते हैं। शिवांगी मिल रहे हैं बेटा, सभी के कमेंट्स मिल रहे हैं, डोंट वरी। सो यहां पर सर ये है गाड़ी जिसको हमारा राइनोसॉर या डायनासोर या कछुआ या कीड़ा कुछ भी मान लो, ये गाड़ी को आगे खींच रहा था। अब हुआ क्या, इसने सर अपनी तरफ से कुछ फोर्स लगाया और इसने फोर्स लगाया है इस डायरेक्शन में। तो सिंपल सी बात है सर, जो गाड़ी है वो भी सर इसी दिशा में जा रही होगी, यानी ये भी गाड़ी भी इसी डायरेक्शन में मूव करेगी, यानी जो फोर्स है वो इसको इस तरफ खींचेगा, सिंपल सा। बट अभी भी मेरा एक डाउट रह गया कि सर जब खींचेगा तो क्या इसमें विस्थापन होगा, मैं आप लोगों से पूछता हूं। अभी स्केलर पे आता हूं, वैसे आपका पॉइंट सही है नीतीश। सो माय क्वेश्चन इज, क्या यहां पे कोई डिस्प्लेसमेंट होगा? सो प्लीज जल्दी से मुझे आंसर दो, क्या यहां पे डिस्प्लेसमेंट होगा, हाँ या ना? सो अब सर अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ, एक तरह से आंसर सही है, बट मैं आपको बता दूं इट विल डिपेंड कि ये किस लेवल का फोर्स लगा पा रहा है। क्योंकि आप लोगों ने कई बार देखा होगा घोड़ा ताकत तो लगा रहा है लेकिन गाड़ी नहीं खिंच पा रही है। क्यों? क्योंकि सर गाड़ी के अंदर भार ज्यादा है सर, वहां पे वजन ज्यादा है। अब अगर गाड़ी के अंदर वजन ज्यादा होगा तो हो सकता है घोड़ा गाड़ी को ना खींच पाए। क्योंकि यहां पे अब मैं आपको फ्रिक्शन पे जरा पीछे ले चलता हूं, 2 क्लास पीछे, जहां मैंने आपको एक चीज बताई थी, डेट वाज स्थैतिक घर्षण। अंग्रेजी में बोला था स्टैटिक फ्रिक्शन, डू यू रिमेंबर? अगर ये घोड़ा इतना फोर्स लगा रहा है जितना सर इसमें फ्रिक्शन है, तो ये गाड़ी अपनी टस से मस नहीं होगी, वहीं की वहीं रहेगी। दैट मींस कि फ्रिक्शन से ज्यादा फोर्स की वैल्यू होगी तभी गाड़ी चलेगी। तो यहां पे हो सकता है गाड़ी आगे चले, हो सकता है गाड़ी ना चले, दोनों ही कंडीशंस हो सकती हैं। तो जो बच्चे नए जुड़े हैं ना, प्लीज एक बार वो स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के टाइप जरूर पढ़ना आप लोग, तो हमने 2 या 3 क्लास पहले ही पढ़ा था। सो यस, मैं उतना डिटेल में अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि वो लोग हम लोग वो चीज पढ़ चुके हैं, बस आपको रिवीजन कराया मैंने। बस ये बताया कि हाँ, यहाँ पे जो घोड़े ने फोर्स लगाया है वो इस घर्षण या फिर इस फ्रिक्शन से ज्यादा होगा तभी गाड़ी आगे मूव करेगी। तो बस मैंने आपको रिवाइज कराया, डेट्स इट, ठीक है गाइस। वापस आते हैं, तो मैं उसी कंडीशन पे आता हूं जो आप लोग कह रहे थे कि यस, यहां पर आपकी गाड़ी जो है वो आगे मूव करेगी, फ्रिक्शन से वैल्यू ज्यादा है। चलो, तो सर ये देखो फिजिक्स वाली भाषा है तो थोड़ा सा मुझे आपको अटकाना तो पड़ेगा, आपको जिससे ना लॉजिक्स क्लियर हो जाए। सो यहां तक मामला सेट है हमारा कि चलो गाड़ी आगे चली। अब गाड़ी जब आगे की तरफ चली तो इसमें सर कुछ ना कुछ विस्थापन हुआ, यानी जो अंग्रेजी वाले हैं, इंग्लिश वाले, सर इसमें गाड़ी में कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। अब इसमें जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है इसको मैं एस मान लेता हूं, ठीक है गाइस। मैंने क्या किया, मैंने इसको एस मान लिया। तो अब सर मुझे इतना पता लगा, सर ये देखो, ये मान लो गाड़ी है, ठीक है, और इस गाड़ी को या फिर मान लो कोई भी चीज है, मैंने इसको बॉटल को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करी। अब यहां पे बॉटल इस बोर्ड के इस कोने पे थी, ठीक है, मैंने इसको अपनी तरफ खींचा और अपनी तरफ खींच के मैं आगे की तरफ ले आया। मतलब क्या हो रहा है, ये बिल्कुल गाड़ी की तरह समझ लो। सो इसको जब मैंने आगे की तरफ खींचा तो इसमें सर कुछ तो विस्थापन हुआ, यानी इसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसने अपनी जगह को
चेंज किया, साथ में मैंने कुछ फोर्स लगाया तभी तो बॉटल आगे की तरफ आई। यहाँ पे बॉटल रखी थी, मैंने इसको अपनी तरफ खींच लिया, यानी मेरी तरफ से कुछ बल लगाया गया, बोतल में कुछ विस्थापन हुआ। तो अब कैसे पता लगेगा आपने कार्य कितना किया? तो मैंने जो कार्य किया पता है कैसे किया? यहाँ पे इस वाली चीज को समझिएगा कि अगर मैं वर्क की बात करूं तो वर्क कैसे निकालेंगे? तो वर्क निकालने के लिए अभी मैंने जब बॉटल को खींचा तो मैंने कुछ फोर्स लगाया, राइट? तो यहां पे सर फोर्स हो गया एफ। इसी प्रकार से मैंने जब उसे अपनी तरफ खींचा तो यहां पे से मैंने कुछ उसमें बॉटल को खिसका दिया तो उसमें कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ। सिमिलरली जब एक घोड़ा आगे की तरफ इस गाड़ी को खींच रहा था तो इसने फोर्स लगाया था एफ, और यहां पे सर इस गाड़ी में डिस्प्लेसमेंट हुआ था, यानी कि सर डी या फिर एस, जो भी आप मान के चल रहे हैं। अब यहां तक तो सर हमको ये समझ में आया कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट जो है ये मुझे वर्क के बारे में बता देगा। लेकिन अकेले इतने से काम नहीं चलेगा। मैक्सिमम केस में हम लोग अगर अपनी कक्षा 6वीं की बात करें तो 6th क्लास के हिसाब से ये सफिशिएंट है, और हमारा यहाँ पे मैक्सिमम चैप्टर खत्म भी हो जाता था कि हाँ सर बात सही है। लेकिन यहाँ पे एक चीज नई आ गई, और वो क्या सर? हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था स्केलर क्वांटिटी। सर स्केलर क्वांटिटी मतलब यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं? स्केलर क्वांटिटीज में सर हम लोगों ने ये देखा था, इसमें क्या होता था, प्लीज आप लोग भी हेल्प करिए बताने में। सर मैं तो भूल गया हूँ स्केलर क्वांटिटी क्या होती थी। तो मनीषा, अजीत, सृष्टि, आप तो पहली क्लास से पढ़ रहे हैं। स्केलर में क्या समझाया था मैंने? तो अब सर स्केलर क्वांटिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो गुरुजी ये क्या है? हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं अदिश राशि की। कुछ याद आया? अब जो बच्चे पहली क्लास हैं प्लीज मुझे बताओ अदिश राशि कौन सी होती थी? बेटा अदिश राशि वो होती थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग मैग्नीट्यूड यानी कि परिमाण की बात करते थे। याद आ रहा है? राइट। बट सर अगर हम लोग डायरेक्शन की बात करें तो क्या इसमें डायरेक्शन हो सकता है? तो मैंने आपको एक तीसरी कंडीशन और बताई थी। जो बच्चे पुरानी वाली क्लास के, नए वाले बच्चे प्लीज एक बार उस वाली क्लास को देख लेना। सर यहां पर मैंने एक कंडीशन और बताई थी, और वो कंडीशन के लिए मुझे अलग से पेज लेना पड़ेगा, तो जरा वापस आता हूं यहां पे। और कंडीशन ये थी कि जो स्केलर क्वांटिटीज हैं यानी जो अदिश राशि है, दूसरा जो वेक्टर क्वांटिटीज हैं यानी सदिश राशि हैं, इनमें जो बेसिक नॉलेज होती है जो हमको सर एएलपी या सीएचएसएल या एमटीएस के मामले में चाहिए, तो वो बस इतना होता है कि सर इसमें आप परिमाण की बात कर लो, यानी इसमें मैग्नीट्यूड की बात कर लो, और यहां पे आप दो चीजों की बात कर लो कि सर एक तो हो गया डायरेक्शन भी चाहिए यहां पे, यानी हमको दिशा भी चाहिए, तभी तो था दिशा के सहित सदिश, और साथ में मुझे यहां पर मैग्नीट्यूड तो चाहिए चाहिए था। लेकिन फिर मुझे एक डाउट आ गया था, और डाउट कब आया था सर? डाउट आया था जब अगर आप इतना कह रहे हो, मान लिया, और सर देखो मैं आपको क्लियर कट बताऊं, एएलपी सीएचएसएल एमटीएस के हिसाब से ये बहुत है, मोर देन सफिशिएंट, इसके आगे दिमाग लगाना ही नहीं है। लेकिन सर हम लोगों में से कुछ बच्चे सीजीएल का फॉर्म भी भरने वाले हैं, एसएससी जेई वाले भी हैं, आरआरबी जेई वाले भी हैं। तो यहाँ पे उन बच्चों के लिए मैंने एक नया लॉजिक बताया था, और वो सर आपको मैं एक बार फिर से एनिमेशन दिखाना चाहूंगा। एक बार वापस से आते हैं। सो एनिमेशन यहाँ पर मौजूद है कि नहीं एक बार देख लेते हैं। यस। सो गाइस आप लोगों को ये एनिमेशन याद होगा जब मैंने आपसे ये बोला था कि जो करंट है सर, करंट आपका कैसा होगा? करंट आपका स्केलर है या करंट आपका वेक्टर है? तो आप लोगों ने क्या क्या आंसर दिए थे, एक बार मुझे फटाफट से आंसर दोगे? तो यहाँ पे जिससे मैं आपको लिंक करवाऊं, जल्दी फटाफट। सो बेटा स्केलर होगा या वेक्टर होगा? तो आप लोग, अच्छा इस बार तो सभी लोग सही आंसर दे रहे हैं सर, करंट जो है वो स्केलर होगा। अच्छा नहीं, कुछ आगे वेक्टर वाले, ठीक है, थैंक गॉड। सो गाइस यहाँ पे जो बच्चे कह रहे हैं वेक्टर होगा, जरा मैं आपको बता दूं बेटा ये वेक्टर होते हुए भी वेक्टर नहीं है। अब आप कहेंगे सर होते हुए भी वेक्टर नहीं है का मतलब क्या? तो डेट मींस के वेक्टर जो आंसर दे रहे हैं वो शायद नए कैंडिडेट्स हैं ना, पुराने वाले कैंडिडेट्स सब लोग स्केलर के साथ ही हो ना, बदलाव मत करना बेटा आंसर में। तो सर यहां पर देखो ऐसा है कि अभी जो मैंने डेफिनेशन बताई है उसके हिसाब से क्या था कि जो करंट है स्केलर तब होगा जब उसमें दिशा की बात ना हो। अब यहां पे सर जो करंट है, करंट सर एक्चुअली आपका स्केलर ही होगा। अब आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो, स्केलर कैसे हो जाएगा? तो यहां पे ये समझाने के लिए मेरे पास एक तरीका था। सो ये मैंने आपको डायरेक्शन वाली चीजें समझाई थी यहां पर। अब मैं थोड़ा सा आगे आता हूं। सर एग्जाम्पल के तौर पे यहां देखिए, ये जो फोर्स की वैल्यू थी, सभी लोग देखना,
यहां पर जैसे फोर्स की बात करता हूं, तो फोर्स वाले केस में एक बॉक्स रखा है, जैसे 10 किलो का बीच में रखा है, ये इसको 10 किलो का बक्सा मान लो। इस तरफ से मैंने 10 न्यूटन का बल लगाया, इस तरफ से मैंने 10 न्यूटन का बल लगाया। तो आपके हिसाब से बेटा यहाँ पे टोटल बल कितना लगना चाहिए? एक बार प्लीज मुझे आंसर देना, फिर मैं करंट वाली बात पे आऊंगा। ये आपका 10 न्यूटन का, ये 10 किलो का आपका यहाँ कोई भार रखा है, कोई वजन रखा है, बोतल मान लो 10 किलो की, मैंने 10 न्यूटन का इधर से फोर्स लगाया, 10 न्यूटन का इधर से फोर्स लगाया, टोटल कितना लगना चाहिए? तो एक बच्चे ने 20 बोला, अजीत ने 20 बोला, मुन्नी बोल रही है 20 होगा, बाकी सब लोग जीरो के साथ हैं। तो जो लोग जीरो कह रहे हैं ना, वही बच्चे सही हैं। कैसे, आइए समझते हैं। तो वेक्टर क्वांटिटीज में हम लोगों ने इतना समझा था क्या, किस तरह, जब मैंने आपको ग्राफ समझाए थे याद है, तो जब इस दिशा में बात होती थी एक्स वाली दिशा में, तो हम लोग कहते थे प्लस आई, और जब पीछे की तरफ माइनस एक्स की तरफ बात होती थी तो हम कहते थे माइनस आई। सबको याद आ रही है वाली बात? तो अगर सर ये स्केलर क्वांटिटी होता, तो स्केलर में आप क्या करते, स्केलर यानी कि अदिश में दिशा से तो कोई मतलब नहीं था, 10 और 10 को जोड़ते सीधे 20 आ जाता, क्योंकि वो अदिश राशि होती। लेकिन क्योंकि ये सदिश है, दैट मींस क्योंकि ये वेक्टर है, यहां पे सर हम लोग जो है ना 10 + 10 नहीं जोड़ेंगे, हम लोग यहां पे जोड़ेंगे बेटा, इधर से आया आपका -10i, इधर से आया आपका +10i, तो +10i -10i क्या हो गया था? 0। पहली क्लास है, शायद पहली या दूसरी क्लास थी, दूसरी क्लास में आपको समझाई थी वाली चीज। आइए देखते हैं। तो जब ये फोर्स दोनों तरफ से लग रहा था, तो अगर आप सोच रहे हैं कि नेट फोर्स आपका 10 + 10 करके 20 हो जाएगा, तो आप सरासर गलत सोच रहे हैं, ये चीज गलत है। सही क्या था? क्योंकि सर हम लोग अच्छे से जानते हैं, यहां पे जब दोनों तरफ फोर्स लग रहा था, बॉडी इधर से उधर हुई नहीं, ये टस से मस नहीं हुई, ये वही की वही रही। यहां पे होना था वेक्टर एडिशन, +10i -10i, जो कि हो गया था 0। क्या ये बात सबको पल्ले पड़ गई ना? ये वाली चीज इंपॉर्टेंट थी। अब मैं करंट की बात करता हूं। देखिए जो करंट है मेरा गाइस, तो करंट में क्या हो रहा है, 10 एम्पियर इधर से आया, 10 एम्पियर इधर से आया। अब देखो यहां पे सर डायरेक्शन की बात हो रही है, मैग्नीट्यूड भी है, लेकिन जैसे यहां पे वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन लग रहा था, वेक्टर वाले सम लग रहे थे कि -10i +10i। बेटा यहां बताओ इस जगह आपका टोटल करंट कितना होगा? आप लोग प्लीज, सभी लोग जो यहां पे मौजूद हैं, मैं बस सिंपल सा पूछना चाहता हूं, इस वाले केस में आपका करंट कितना होगा? या आप सब लोगों ने 10वीं में ना जब रेजिस्टेंस और वो सब लगाए थे, तो आपको याद होगा, यहां होगा 20। देख रहे हो सर, यहाँ पे भले ही डायरेक्शन मौजूद है, लेकिन फिर भी आप वेक्टर वाला सम नहीं कर रहे, आप बेसिक सी मैथ कर दे रहे हो। 10 और 10 को जोड़ के 20 होता है, तो यहाँ पे 10 एम्पियर और 10 एम्पियर जो आएगा बेटा, ये आपका 10i -10i +10i नहीं, यहाँ पे नेट जो करंट निकलेगा वो सर कितना निकलेगा? सर यहां पर आप वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन जब करंट अप्लाई करते हैं तो हो जाता है 0 एम्पियर, लेकिन ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन यहां नहीं लग रहा है। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ बेसिक सी मैथ्स लग रही है, जिसको मैं अर्थमेटिक सम कहता हूं। क्या होगा सर, 10 और 10 एम्पियर को जोड़ूंगा तो 20 एम्पियर बन गया। यानी यहाँ पे क्या हुआ सर, करंट जो है, हमको लग तो रहा था वेक्टर हो सकता था क्योंकि डायरेक्शन थी, लेकिन क्योंकि इसने वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो नहीं किया, इसने सर वहां पे 10i -10i +10i वाला लॉजिक नहीं लगाया, इसलिए ये सर आपका स्केलर कहलाया। और ज्यादा शुद्ध भाषा में अगर मैं कहूं, तो सर ऐसी ही क्वांटिटीज को हम लोग टेंसर क्वांटिटीज के नाम से जानते हैं। क्या? टेंसर, यस, जहां पे हम किरचॉफ लॉ की बात करते हैं, बिल्कुल सुमित बाबा। सो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे स्केलर कहूं तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर एग्जाम में टेंसर दे रखा है तो आप टेंसर पे टिक कर देंगे, राइट? सो ये वेक्टर के लिए एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि तीसरी कंडीशन बहुत जरूरी थी। और तीसरी कंडीशन खुल जा सिमसिम कहां गई हमारी, कहां समझ रहे थे हम लोग, वर्क फॉर एनर्जी, यस। तो यहाँ पे सर अकेले इतने से काम नहीं चलता, एक तीसरी कंडीशन और है जो मैं आपके लिख दूं जरा। तीसरी कंडीशन है, इट मस्ट फॉलो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, यानी अगर ये वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो नहीं करेगा, ये तीसरी कंडीशन बहुत ज्यादा आवश्यक है, जो कि मैंने आपको बोला, सीजीएल, एसएससी जेई, आरआरबी जेई, ये तीसरा वाला पॉइंट। सो गाइस यहां पर ऐसे करके ना, यहां पे अंकित आपके सामने मौजूद है। सो बेसिकली अब हम लोग यहां से क्लियर कट समझ सकते हैं कि यस, जहां से हम लोग डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते थे, राइट? सो बेसिकली यहां पर वापस आते हैं, और इस वाले केस में याद रखिएगा कि जो वर्क होता है, यानी कार्य जो है, ये आपकी अदिश राशि हो गई, यानी कि सर ये बिना दिशा की होती है। और इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट क्या होती है सर? एसआई यूनिट आपकी जूल होगी या फिर न्यूटन मीटर होगी। अब आप कहेंगे सर न्यूटन मीटर कहां से आ गया, ये आपको बताता हूं, लेकिन उससे पहले रिलेशन पेपर में पूछ लेता है, तो ये भी हमको पता होना चाहिए। एक अर्ग में 10 की घात -7 जूल होते हैं, यानी एक अर्ग बराबर क्या होगा, 10 की पावर -7 जूल, और यहीं पे सर 10 की पावर -7 न्यूटन मीटर। लेकिन सर आप लोग अब इतना अच्छे से पढ़ चुके हैं कि इसमें अब दिक्कत नहीं होगी। न्यूटन मीटर कहां से आया, कोई मुझे बताएगा? सर ये संशोधन इंपॉर्टेंट है,
बेटा अर्ग जो है ना, अर्ग ये आपकी सीजीएस यूनिट हो गई, जैसे इकाई होती है ना, जैसे मैं किलोग्राम की बात करता हूँ, किलोग्राम और ग्राम, तो किलोग्राम क्या हो गया, किलोग्राम आपकी क्या है सर, वो आपकी एमकेएस यूनिट है, या फिर मैं बोलूंगा सर वो आपकी एसआई यूनिट है किलोग्राम। ग्राम क्या हो गई, वो सीजीएस यूनिट है, राइट, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। इसी प्रकार से सर जो अर्ग होती है ये आपकी सीजीएस यूनिट है, जूल है वो एसआई यूनिट है। खैर, तो न्यूटन मीटर कैसे आया, सिंपल सा फंडा है सर, ये देखो सब वर्क बराबर क्या था, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की इकाई क्या होती है गुरुदेव, फोर्स की इकाई होती है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की होती है मीटर। तो बच्चों वाली भावना है भाई साहब, यहाँ पे क्या हो गया, सिंपल सी बात है, न्यूटन मीटर यहां से आया, इसलिए न्यूटन मीटर है। तो सर हमको वर्क तो समझ में आया, लेकिन अभी भी एक चीज और रह गई। तो जो हिंदी वाले हैं सर उनके लिए भी मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। तो आपका जो कार्य होता है, कार्य क्या है, कार्य एक अदिश राशि है, कहानी कोई नहीं पूछेगा, ना ही कोई समझाता भी है कॉम्पिटिशन में, सर किसी को समझाने की जरूरत ही नहीं है। ये कहानियां जो मैं आपको समझाता हूँ ना, ये कहानियां समझाना जरूरी है अपने बोर्ड्स में, जिससे हमारे लॉजिक्स क्लियर हो जाए। अब यहाँ पे ना हमारे पास स्पेसिफिक टाइम है, बट मैं फिर भी कोशिश करता हूँ ना कि ज्यादा से ज्यादा लेक्चर्स लेके आप लोगों को ना, जैसे 10-50 तक क्लास होती है तो 10 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा लूँ, जिससे ना मैं ये कहानियां जब आपको बताऊँ ना, बेसिक्स आपको बताता हूँ, तो उससे बेस क्लियर हो जाता है, बेस क्लियर हो जाता है ना, अपने लॉजिक्स क्लियर होते हैं। नहीं तो सर इस टॉपिक को खत्म करने में ना, ट्रस्ट मी गाइस, 2 लेक्चर की जरूरत है ही नहीं, एक ही लेक्चर में वर्क पावर एनर्जी पूरा खत्म हो सकता है। बट अगर आपको बेस मजबूत नहीं होगा तो ना फिर फील नहीं आएगा। जैसे अभी देख रहे हो, अगर 10वीं में ये चीज हमारा बेस क्लियर होता ना, तो अभी फिर उतनी समस्या नहीं आ रही होती। तो इसलिए सॉरी गाइस कि मैं आपका थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लेता हूं, लेकिन मुझे सर आपको एग्जांपल देने में ही मजा आता है। नहीं तो मुझे फील आएगा यार, किताबी भाषा जो लिखी है ये तो आप किताब से ही पढ़ के बैठ जाते हैं, है ना, कि एग्जाम देना होता तो रट लेते किताब में बैठ के, फिर मेरा क्या योगदान रहा। तो मेरा योगदान यही है कि ना आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं। सो दिस इज द पॉइंट। अब सर आई नो मुन्नी टाइम हो गया, लेकिन मैं बेटा थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही पढ़ाऊंगा जिससे मैं चीजों को लिंक कर लूं। चलिए, सो एमसीक्यू का पीडीएफ आ जाएगा बेटा, आज मुझे भेजना है, क्योंकि देखो जब तक टॉपिक खत्म नहीं होता ना तब तक वो डीपीपी भेजने का कोई मतलब नहीं है। तो आज आपकी डीपीपी मिलेगी कौन सी, पिछले चैप्टर की। खैर मैं से कंप्लीट कर दूं फिर आपसे बातचीत करूंगा। अब सर यहाँ पे आ जाते हैं। सो थैंक यू गाइस। अब देखो सुनो, अब ये जो हमने अभी कार्य के बारे में समझा, अब वर्क में आप लोगों ने किसी ने भी आंसर दिया था कि सर आपने इतना तो बता दिया, हमको समझ में भी आ गया, एफ इंटू एस। लेकिन सर हम लोगों ने कुछ बुक्स में पढ़ा है कि फॉर्मूला कुछ ऐसे लिखा रहता है, एफ डी कॉस थीटा। तो यहां पे सर ये थीटा का मतलब क्या है, तो अब देखिए कि जो आपका ये आपका थीटा जो मेंशन्ड है, व्हाट इज दिस। तो अभी थीटा का भावना जरा समझते हैं ये क्या होगा। अब सर देखिए एक बक्सा है या एक बॉक्स है, कोई भी सर इसको ऑब्जेक्ट मान लो, मैंने इसमें सर इस डायरेक्शन फोर्स लगाया, मैं सर क्या कर रहा हूं, इस बॉक्स को मैंने इस तरीके से खींचा। जब मैंने इस तरीके से खींचा तो क्या हुआ कि जो बॉक्स था वो आगे खिसकते हुए यहां तक पहुंचा, यानी बॉक्स में कुछ ना कुछ विस्थापन हुआ। अब फोर्स और यहां पे जो डिस्प्लेसमेंट है, इनके बीच में जो एंगल है, देख रहे हो कि सर मैंने इसको बॉक्स को खींचा कुछ ऐसे, खींचने की वजह से इसमें हो गया डिस्प्लेसमेंट यहां पर, तो इन दोनों के बीच में एक एंगल बना। तो ये जो एंगल है, ये जो कोण है, ये कोण यहां पर लिखा हुआ है थीटा के रूप में। सो दैट मींस कि एफ डी कॉस थीटा यहां से आता है। अब ये एग्जैक्टली जो फॉर्मूला बनता है वो एफ डी कॉस थीटा वो यहां से आता है। तो एंगल क्या हो गया, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ये एंगल है। लेकिन सर अभी भी यहां पर एक चीज हमको जो क्लियर नहीं होती वो ये है कि हम लोगों ने किताब में कई बार पढ़ा है, आज के लिए आखिरी टॉपिक है, बस 3-4 मिनट और लगेंगे। हमने ये सुना है कि वर्क डन जो होता है सर, जो कार्य है सर, कार्य हमारा शून्य भी हो सकता है, कार्य हमारा धनात्मक भी हो सकता है, और सर कार्य हमारा ऋणात्मक भी हो सकता है। जो इंग्लिश वाले हैं सर, आपका देखो यहां पर नीले बेसिक सी पॉइंट है कि जब हम लोग डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट की बात करते हैं तो साइन और कॉस दोनों में इंटरचेंज नहीं कर सकते, राइट। बेसिक सा वेक्टर क्वांटिटीज वाला लॉजिक है। खैर उतने पे अभी नहीं आ रहा हूं, और वापस आता हूं। यस, तो डॉट प्रोडक्ट बिल्कुल सही कहा आपने विजय। अब सर जो वर्क है वो जीरो भी हो सकता है, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो नेगेटिव भी हो सकता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव जो है ये तो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, नहीं कल बताऊंगा। आज मैं आपको एक लास्ट चीज बता के जाता हूं, आज की क्लास के लिए, मतलब वो आखिरी है, कि वर्क डन जीरो कब होगा। तो डेट मींस कि अब मेरा सिंपल सा फंडा ये है, मैं आप लोगों से कहता हूं एक्स वाई जेड इन दोनों का जो मल्टीप्लाई हुआ है, इससे जो आंसर आ रहा है वो जीरो आ रहा है। आप सब लोगों ने 10वीं के बाद कभी ना कभी कंपटीशन का पेपर दिया होगा, और ये सब बेसिक सी मैथ्स है, सब लोग इस चीज को जानते हैं। थोड़ी देर के लिए भूल जाओ सब कुछ क्या लिखा है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर ये प्रोडक्ट जीरो है तो सर ये जीरो कब कब हो सकता है। तो आप लोग मुझे एक बार बताएंगे कि अगर लिखा है एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई मल्टीप्लाई बाय जेड जीरो है, तो इस वाले केस में आपका एक्स की वैल्यू सर क्या हो सकती है, वाई की वैल्यू क्या हो सकती है, जेड की वैल्यू क्या हो सकती है, एक बार बताएंगे। अब देखो सर, वाई भले ही 1 करोड़ बना रहे, जेड की वैल्यू भले ही 2 करोड़ बनी रहे, यहां पे सर अगर एक्स जीरो हो गया तो ये पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। सिंपल सा फंडा है। इसी प्रकार से अगर मेरा एक्स 10 करोड़ है, वाई मेरा 50 करोड़ है,
लेकिन अगर मेरा z 0 है तो इस वाले केस में भी सर इनका मल्टीप्लाई करने से 0 हो जाएगा। और सेम चीज अगर मेरे x और y भले कुछ भी बड़ी से बड़ी संख्या बनी रहे, अगर मेरा y 0 है तो इनका प्रोडक्ट सर मेरा 0 होगा, यानी कोई भी एक भी 0 हो गया तो मेरा 0 ही आंसर आएगा। सिंपल सा फंडा है, इसमें तो दिमाग लगाना ही नहीं है, बच्चों वाली चीज है। सेम चीज अब मैं यहाँ पे वर्क से आता हूं। वर्क में क्या बोला, वर्क में फॉर्मूला था एफ डी कॉस थीटा। अब यहाँ पे सोचो कि यहाँ पे हो क्या जाए कि जो फोर्स है वही 0 लगाया जा रहा हो, यानी मेरी तरफ से कोई फोर्स ही नहीं लगाया गया। अब अगर मेरी तरफ से फोर्स नहीं लगाया जा रहा, एग्जांपल के तौर पे इंक्लाइंड प्लेन का एग्जांपल लेते हैं। ये बोतल है ऐसे रखी हुई है तो रुकी हुई है, और अब मैंने करके ऐसे क्या किया, मैंने हाथ को अगर इंक्लाइंड बना लिया थोड़ा, बॉटल को रखूंगा तो बॉटल लुढ़कती लुढ़कती नीचे चली जाएगी। यानी कि अगर मेरी तरफ से कोई भी फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, अगर मेरी एफ की वैल्यू 0 है तो डेट मीन्स वर्क डन 0 है, पहला पॉइंट। नेक्स्ट, इसी प्रकार से अगर सर दूसरी कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट 0 हो, अब आप कहेंगे सर ये कैसे हो सकता है, आइए नीलेश ये भी समझ लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है, हमारा बर्थडे, ठीक है, मम्मी ने बोला कि नीलेश का एग्जाम्पल लेते हैं। नीलेश को बोला नीलेश सुनो यार इधर आओ। सो नीलेश उठे, मम्मी के पैर छुए कि मम्मी प्रणाम मम्मी। अब मम्मी ने विश किया कि जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, खूब पढ़ो लिखो, खूब मन लगा के पढ़ो, खूब बड़े आदमी बनो, अपनी तरफ से मम्मी जो आशीर्वाद दे सकती है, मम्मी ने बढ़िया वाला आशीर्वाद दिया। अब नीलेश एकदम खुश है, नीलेश ने बर्थडे बर्थडे पार्टी वार्टी करेंगे। तो नीलेश की मम्मी ने बोला कि नीलेश एक काम करो, आज तुम्हारा बर्थडे है तो आज हम ना पार्टी करेंगे, तो तुम एक काम करो मार्केट से जाओ, मटर ले आओ, पनीर ले आओ, ये ले आओ, वो ले आओ, कुल मिला के पूरा का पूरा वो पेपर तैयार करके दे दिया नीलेश को। नीलेश ने बोला ठीक है मम्मी ले आते हैं। अब नीलेश का ना मम्मी का, मम्मी देखो यार आज बर्थडे, आज तो थोड़ा रिलैक्स कर लेने दो, आज मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, मेरी छुट्टी है, आज नहीं करना मेरे को कुछ। तो मम्मी ने बोला मेरे पास ना तेरे लिए एक ऑफर है बढ़िया वाला। मम्मी बिल्कुल शार्क टैंक बनी हुई है, शार्क टैंक सब लोगों ने देखा है ना, मम्मी बिल्कुल शार्क टैंक बनी हुई है। और ये ऐसा नहीं कि नीलेश की मम्मी, ये मेरी मम्मी, शुभांकर की मम्मी, किशोर की मम्मी, हम लोग लिंक कर सकते हैं, हम सबकी मम्मियां सेम ही कैटेगरी में है, राइट। सो प्यार नेक्स्ट लेवल पे, लेकिन गुस्सा आया तो फिर गुस्सा में बेलन भी फेंक के मरे वहां पड़ जाता है ना। सो बेसिकली यस आदित्य, दिस क्लास इज लाइव बेटा। चलो, सो अब मम्मी ने यहाँ पे बोला कि नीलेश एक काम करो, देखो तुम दुकान पे जाओगे ना, दुकान एक्चुअली मान लो नीलेश किसी गांव में रहते हैं और गांव से दुकान पड़ती है 10-12 किलोमीटर दूर है, मैं 10 किलोमीटर मान के चलता हूँ ऑन एवरेज। सो नीलेश से बोला तुम एक काम करो, तुम दुकान से जब सामान लेके आओगे ना, तो तुम्हारा जितना भी विस्थापन होगा उसका मैं तुम्हें 100 गुना रुपया दूंगी। कितना? 100 टाइम्स रुपए दूंगी। नीलेश ने वाला बोला लाइफ सेट हो गई यार, आज तो तगड़ी वाली पार्टी करूंगा मैं दोस्तों के साथ जाके। अब हुआ क्या, नीलेश यहाँ पे खड़े हुए थे जहां मम्मी से अपनी बातचीत कर रहे थे। जो दुकान थी, सर दुकान ही बक्सा बना देता हूं, ये दुकान थी 10 किलोमीटर दूर। और एज पर मम्मीज प्रॉमिस, नीलेश बाबा जाएंगे दुकान तक, और दुकान से जब सामान लेके आएंगे तो जितना भी इनका विस्थापन होगा उस विस्थापन का इनको 100 गुना एक्स्ट्रा रुपया मिलने वाला है। और यहाँ पे नीलेश ने लगान पिक्चर देख रखी थी जहां पे 2 या 3 गुना लगान की बात हो रही थी, यहाँ तो भाई साहब 100 गुना मिल रहा है, नीलेश की लाइफ सेट है। अब नीलेश गए, खुशी खुशी गए, सब्जी वब्जी लेके आए। अब नीलेश खुश, नीलेश को पैसे मिलने वाले हैं, तो आपके हिसाब से नीलेश को कितने रुपए मिलने चाहिए थे? तो नीलेश की जो बेसिक कैलकुलेशन थी वो ये थी, 10 किलोमीटर जाऊंगा, 10 किलोमीटर आऊंगा, हो जाएंगे 20 किलोमीटर, और 20 में 100 गुना मल्टीप्लाई करूंगा, भाई साहब पूरे 2000 रुपए की मेरी तो लाइफ सेट है। लेकिन यहाँ हुआ क्या, मम्मी ने पढ़ी थी फिजिक्स, मम्मी टैलेंटेड है ना, लेकिन वो तो घर गृहस्थी के चक्कर में फंस गई, नहीं तो फिर मम्मी भी नेक्स्ट लेवल पे पैसा कमा रही होती पापा की तरह, है ना, लाखों कमा रही होती। बट मम्मी ने सोचा चलो कोई नहीं, अपने बच्चों के लिए लाइफ अपने आप दे देते हैं। सो अब आंटी ने क्या किया, आंटी जी ने अपना चालाकी चली फिजिक्स में। आंटी जी ने बोला, जैसे नीलेश ने बोला मम्मी पैसे, मम्मी ने बोला कि एक बात बताओ, मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था डिस्टेंस का 100 गुना दूंगी, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का 100 टाइम्स मिलेगा। सो नीलेश ने बोला मम्मी आपने डिस्प्लेसमेंट बोला था। मम्मी ने बोला डिस्प्लेसमेंट आप भूल गए हो। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट मींस कि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में, स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच में जो शॉर्टेस्ट पाथ हो सकता है। तो अब सर किचन से चले थे, किचन में लौट आए, तो बेटा इनिशियल पॉइंट भी वही है और फाइनल पॉइंट भी वही है। जैसी मम्मी ने पूछा इनिशियल पॉइंट क्या है, फाइनल पॉइंट क्या है, तो यहाँ पे नीलेश ने फिर ऐसे हाथ रखा, फिर मतलब वो मोए 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 मोए, तो यहाँ पे सर बेसिकली मोए मोए हो गया है। और इस वाले केस में प्लीज याद रखिएगा, इस वाले केस में यहाँ पे क्योंकि इनिशियल पॉइंट इज सेम, फाइनल पॉइंट इज सेम, तो डिस्प्लेसमेंट इज 0। दैट मींस कि सर ऐसा ही हम लोग कुली वाले केस में भी एग्जांपल लेते हैं, कहां पे, जब सर cos थीटा की जगह cos 90 हो जाता है। इज दैट क्लियर? सो गाइस
अब यहाँ पर सभी लोग याद रखिएगा, ये ऐसा नहीं नीलेश के साथ, हम सबकी मदर्स नेक्स्ट लेवल पे पैसा बचाने में, क्योंकि उनको पता है कि पैसे की सही अहमियत क्या है, सही जगह पर मम्मी पैसा इन्वेस्ट करती हैं। पापा को पैसे कभी भी दे देंगे, लेकिन मम्मी सही जगह पर लगाते हैं। सो दिस इज द एग्जांपल। सो अब सर यहाँ पे सब लोग लिंक कर पाए, तो मैं वापस आता हूँ। तो सर अगर आपका 4-0 है या डिस्प्लेसमेंट, इस वाली कंडीशन में आपको बताया 0 हुआ, या तीसरी कंडीशन मान लो होता क्या है, सर कोई कुली है, कुली से आपने कोई सामान उठवाया, ठीक है, क्या सामान उठवाया, मैं अपना ऑफिस का बैग ही ले लेता हूँ। अब कुली ने क्या किया, कुली ने सामान को उठाया, ठीक है, और सामान को उठाने के बाद उसने अपने सिर के ऊपर रखा और वो ऊपर उठाने के बाद वो आगे की तरफ मूव कर रहा है। तो डेट मींस अब क्या हो रहा है, देखो जो फोर्स लगाया गया, फोर्स कहां लगाया गया है, इस बैग को ऊपर उठाने में फोर्स लगाया गया, और बैग को ऊपर उठाने के बाद वो सर आगे की तरफ जा रहा है। दैट मींस कि यहाँ पे जो फोर्स था वो यहाँ पे ऐसे उठाया, डिस्प्लेसमेंट हुआ इस डायरेक्शन में हुआ, और अभी 2-3 मिनट पहले मैंने आपको बताया फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल था, दैट वाज व्हाट, यही तो आपका cos थीटा था। तो अगर आपके सर cos थीटा की मैं बात करूं आदित्य, सो बेसिकली यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है वो है 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या हो गया, cos थीटा बराबर cos 90, और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो वर्क डन आपका जो 0 हो रहा है, उस केस में आपका क्या क्या हो सकता है, फोर्स 0 हो, या डिस्प्लेसमेंट 0 हो, या फिर cos 90 हो जाए। तो यहां तक मैंने आपका आज कंप्लीट कराया। पॉजिटिव नेगेटिव में आपको अगली क्लास में बताऊंगा। तो यहाँ पे सारे एग्जांपल जो मैंने आपको दिए ना, वही सेम एग्जांपल्स लिखे हुए हैं। सो अब हमारा मामला सॉर्टेड है कि आपका वर्क डन कब कब 0 हो सकता है, राइट। सो अब सर ये न्यूमेरिकल वाला पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन दे जा रहा हूं, तो कल जब क्लास में आएंगे तो मैं इसी न्यूमेरिकल से फिर आगे बढ़ूंगा। तो बड़ा बेसिक सा न्यूमेरिकल है, बिल्कुल हलवा वाला है, तो आप लोग प्लीज इस वाले पार्ट को लिंक कर लेना। यस, सो यहाँ पे अंशुमन बिल्कुल सही बेटा, cos 0 नहीं cos 90 बोलना पड़ेगा, क्योंकि cos 0 नहीं हो सकता, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 0 नहीं, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए था। चलो गाइस, तो यहाँ पर इतनी सारी चीजें हुई। तो अब हम लोग सर अभी ये न्यूमेरिकल नहीं कर रहे हैं, ये मैं होमवर्क क्वेश्चन के रूप में दे जा रहा हूं। तो कल हम लोग वर्क पावर एनर्जी का पार्ट 2 देखेंगे, जहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे। सो नीलेश, नोबज्योति, संजू, आई गेस इट इज क्लियर। सो ओके आशीष बाबा, सो सॉर्टेड है एवरीवन, कूल। सो ठीक है, फिर सब लोग अच्छे से ख्याल रखना। रोहन बाबा कुछ पूछ रहे हैं, सर 90 डिग्री का एक ऑब्जेक्ट, एक सेकंड एक नीलेश बाबा का डाउट ले लें। नीलेश बेटा यहाँ पे एकदम से कमेंट निकल गए, जस्ट अ सेकंड। हाँ, अगर ऑब्जेक्ट 90 डिग्री पर एंगल पी रहेगा तो वर्क, यस बिल्कुल सही। तो वही ना, जैसे कि मैंने ये रोहन अभी एग्जांपल दिया था, एग्जांपल हो गया जैसे कुली वाला। तो अगर वो सर 90 डिग्री पे आपका एंगल है तो कैसे होगा, यानी फोर्स एक डायरेक्शन में और आपका डिस्प्लेसमेंट एक डायरेक्शन में, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल। डीपीपी क्या होता है बेटा, डीपीपी होता है डेली प्रैक्टिस पेपर, जो आज मैं आपको भेजने वाला हूँ। सो सभी लोग ना, आज वाली क्लास में तो मैं आपको वर्क पावर एनर्जी का ही भेजूंगा, कल वाली क्लास का भी चेक कर लेना, मेरे पास अभी क्लास नहीं है एक्चुअली। सो अगले 5 मिनट के अंदर अंदर मैं आपको कल वाली क्लास की जो क्वेश्चंस है ना, जो पीडीएफ है उसको चेंज करूंगा। कल वाली पीडीएफ में आपको आज मैं कुछ क्वेश्चंस और भेजने वाला हूं, तो प्लीज उन क्वेश्चंस को लगा लेना। तो आपका ग्रेविटेशन के क्वेश्चंस आपके साथ में अब अटैच हो चुके हैं अगले 5 मिनट के अंदर अंदर क्लास के बाद। सो बाकी सब लोगों के हो गए यहाँ पे पॉइंट्स, ठीक है सर। सब पीडीएफ कहाँ पर भेजते हैं शिवानी, जहां पे आप अभी क्लास ले रहे हो ना, तो क्लास जैसे डिस्कनेक्ट होगी, तो क्लास डिस्कनेक्ट करने के बाद जहां पे अपना लेक्चर चल रहा है उसके बगल में छोटी सी बुक सी आ रही होगी, आप उस बुक पर टैप करना, वहां पे पीडीएफ मिल जाएगी, वो स्टडी नोट्स वाले सेक्शन है, वहीं पे पीडीएफ मिलती है। पीडीएफ बेटा रोजाना मिलती है सदफ, जितनी भी क्लास हो चुकी है सबकी पीडीएफ वहां पर मौजूद होगी। और किसी का डाउट? अच्छा, थैंक यू त्रिवेंद्र, थैंक यू सर। पहले वाले पीडीएफ में, हाँ मैं वही बता रहा हूँ नीलेश, नेहा कल वाली क्लास में पीडीएफ इसलिए नहीं थी क्योंकि ना छोटा सा टॉपिक पेंडिंग था, वो कैपलर्स लॉस, वो अभी मैं आपको एड अप कर रहा हूँ, तो उससे लगा लेना। चलो सर, फिर सबसे बातचीत हो चुकी है मेरी, अब चलते हैं। सो कोई पूछा सर के का, देखो यस, तो वहां पर ना के कांस्टेंट हो जाएगा, जहां पे जैसे प्रोपोर्शनली कभी भी हटाओ ना, तो प्रोपोर्शनली को हटाने के लिए हमेशा वहां पे कुछ ना कुछ कांस्टेंट लगता है। और किसी का हो गया है, चलो थोड़ी देर में आ जाएगी। हाँ चलो गाइस, फिर चलते हैं, मिलते हैं आप लोगों से कल। अच्छा, राजदीप का एक पॉइंट और रहेगा, एक बार राजदीप को और दिखा दूं मैं एक पॉइंट, एक सेकंड बस, राजदीप का क्वेश्चन और रहेगा एक ना। राजदीप के लिए क्वेश्चन है, कल कहां गया हमारा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी, हम डिस्कस कर रहे थे। यस, सो राजदीप फॉर यू, देखो ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी क्या हुई, अब एनर्जी क्या होती है, तो एनर्जी के बारे में हम लोग वैसे कल पढ़ेंगे। अब यहां पर मैंने आपको बताया था कि आपने सर जब कार्य किया था, है ना, सो कार्य करते टाइम पर आपने कुछ ना कुछ सर एनर्जी लगाई होगी, राइट। अब यहां पर क्या हुआ कि जब हम लोग अर्थ की बात कर रहे थे, केवल राजदीप का एक डाउट है उसको मैं बता रहा हूं, बाकी सब लोग चाहें तो दूसरी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। मेरे पास थोड़ा सा टाइम है, आज लेक्चर नहीं है ना, तो मैं सिर्फ बता दूं लड़के को। देखो यहां पर क्या हुआ, ये आपकी अर्थ है बेटा राजदीप, ठीक है। अब यहां पे इस पॉइंट की बात करें तो इन्फिनिटी पर एक पॉइंट रखा हुआ था, है ना। अब इन्फिनिटी पे पॉइंट रखा है, यानी कोई ऑब्जेक्ट रखा है, उसे बॉटल मान लो, उसको सर कुछ भी एक्स वाई जेड मान लो। अब इन्फिनिटी से मैंने क्या किया है सर, इस लोकेशन से यहां तक
यानी सर उस ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर मैं किसी प्रेजेंट लोकेशन पर इस ऑब्जेक्ट को जब लेके आया तो इस ऑब्जेक्ट को लाने में मेरे द्वारा कुछ कार्य किया गया होगा, है ना? तो मैंने यहां पर कुछ वर्क किया गया होगा। तो मेरे द्वारा जो यहाँ पे वर्क किया गया है किसी भी इनफाइनाइट डिस्टेंस से किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे लाने में, तो यहाँ पे हम लोग कहेंगे कि इस वाली लोकेशन पे हमारे द्वारा कुछ जो एनर्जी का कंजम्पशन किया गया है, तो हम लोग कहेंगे सर वहां पर दैट वाज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब आप कहेंगे सर इसमें थोड़ा सा और डिफरेंस है, क्योंकि कल हम लोग यूनिट मास की बात कर रहे थे। मैं यहाँ पे यूनिट मास की बात नहीं करूंगा, क्योंकि यूनिट मास की हमने बात की थी कहां पर, जब हम लोग ग्रेविटेशन पोटेंशियल वाले पॉइंट पर थे, जस्ट पीछे। ग्रेविटेशन पोटेंशियल में हमने जब बात की तो आप जरा फोकस करेंगे तो इस वाले पॉइंट पर क्या मेंशन था, वी वर टॉकिंग अबाउट अ यूनिट मास। तो यहाँ पे यूनिट मास की बात हो रही थी, है ना? लेकिन जब हम लोग यहाँ पर डिस्कशन कर रहे हैं तो हम पे मैं बात कर रहा हूँ पूरे का पूरे जो बॉडी का मास है उस मास m से। तो यहाँ पे जब आप पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे तो एनर्जी कितनी कंज्यूम हुई, तो एनर्जी के कंजम्पशन के लिए हम लोगों ने जो फॉर्मूला लगाया दैट इज U बराबर माइनस जी एम एम अपॉन आर। ये कल मैं डिस्कस करूंगा, जहां पे ना कल हम लोग डिस्कस करेंगे U जो रिप्रेजेंट करता है पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो यहाँ पे जब आप एक पर्टिकुलर पॉइंट से यानी इन्फिनिटी से किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन तक जब एक पॉइंट को लेके आए तो वहां पे सर जो आपका डिस्टेंस रहा होगा उस डिस्टेंस को अगर मैं r मान लूं, अब जो आपका मास था यानी जो ऑब्जेक्ट था उसका स्मॉल m मैं मान लूं, और आप क्या रहे हैं सर उसको लेके आए आप अर्थ के पोटेंशियल के पास यानी अर्थ की ग्रेविटेशन एनर्जी के वाले पार्ट में। सो जो अर्थ है, अब अर्थ का सा जो ग्रेविटेशन वाला एरिया है, ग्रेविटेशन पुल वाला एरिया, वो तो सर ये पूरा का पूरा एरिया हो गया यहां से लेकर यहां तक। तो यहाँ पे अब इसका भी अपना कुछ मास रहा होगा। तो अगर इसका मास हमारा m है, छोटे से ऑब्जेक्ट का मास स्मॉल m है, तो यहाँ पे आपकी जो एनर्जी का कंजम्पशन हुआ है वो एनर्जी कैसे निकालेंगे, वो एनर्जी आपकी निकाली जाएगी माइनस जी एम अपॉन आर, जहां पे माइनस रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप उस इन्फिनिटी डिस्टेंस से किसी एक डिस्टेंस आर तक उस ऑब्जेक्ट को लेके आए हैं, राजदीप। सो दिस वाज द पॉइंट। अब यहां पर तो यहां पर ना नवजोत वहां पे इन्फिनिटी बस वो रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं कि आपके एक एक्स डिस्टेंस है विच इज टू फार, बस इस एक्स वाई जेड कोई भी लोकेशन है उस लोकेशन से अगर आप ग्रेविटेशनल फील्ड वाले एरिया में अगर उसे लेके आए हैं तो आप इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं कोई फिक्स पोजीशन होगी कि वो 100 किलोमीटर हो गया, 200 किलोमीटर हो गया ना। इन्फिनिटी की जब हम लोग बात कर रहे हैं सर वो इसका मतलब है कोई रैंडम पोजीशन हो सकती है विच इज वेरी फार, बस वो टू फार वाले पार्ट को इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट कर दिया, दैट्स इट। सो अब यहाँ पे विनय का पॉइंट भी आया है वे पूछ रहे हैं सर एफ डी में डी और एम क्या होगा, एफ डी में डी सी एम होगा या एम, मैं बेटा ये नहीं समझा विजय कुमार, मैं अलग से पेज ले लेता हूँ, मुझे एक बात बताओ यहाँ पे क्या पूछना चाह रहे हैं। मैं एक बार लिख देता हूँ। अच्छा बाकी लोग ना मैं केवल डाउट क्लास ही ले रहा हूँ बेटा अभी। सो विनय का एक डाउट है, विजय का मैं समझा नहीं। विजय एक बार बताओ, जैसे मैंने लिख दिया फॉर्मूला एफ बराबर, आप क्या पूछना चाह रहे हैं इसके बाद, सॉरी डब्ल्यू बराबर, अच्छा वर्क का क्वेश्चन है, वर्क बराबर एफ इंटू डी लिखा, ठीक है। इसका आप पूछ रहे हैं सर एफ डी में डी में ही होगा या सी में, बेटा ये मैं नहीं समझा डी में ही होगा या सी में, मतलब क्या पूछना चाह रहे हैं व्हाट्स दैट विजय? क्योंकि देखो एफ और डी की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पे बेसिक सा इतना समझ लो, डब्ल्यू तो वर्क हो गया, एफ आपका फोर्स हो गया और डी आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया, राइट। और फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो एंगल था, जैसे मैंने यहाँ पे बात करी कुछ ऐसा, तो यहाँ पे सर ये फोर्स हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट है, तो इनके बीच में जो एंगल था तो उसको मैंने कैसे रिप्रेजेंट कर दिया था, cos थीटा से, सिंपल। तो ये थीटा था, वही एंगल था। सो अच्छा वो मीटर वाला, अच्छा ठीक है। सो बेटा यहाँ पर ऐसे समझना, देखो वर्क की अगर हम लोग बात करें, अगर आपका फोर्स न्यूटन में है तो इसको आप मीटर में लेके जाएंगे, सिंपल। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे किसकी बात कर रहा हूँ, ये मैं एमकेएस यूनिट की बात कर रहा हूँ। तो एमकेएस यूनिट में या फिर मैं बोलूं एसआई यूनिट में आप लोग फोर्स को न्यूटन लेंगे और डिस्प्लेसमेंट को बेटा मीटर लेके चलेंगे। विजय अब मेरे ख्याल से क्लियर हुआ। सो यहाँ पे इट विल डिपेंड कि आप वहां पे सीजीएस यूनिट पूछना चाहते हैं विजय, या फिर आप एमकेएस यूनिट पूछना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप सीजीएस यूनिट के साथ जाएंगे तो आंसर विल बी डिफरेंट, और आप लोग अगर एमकेएस के जाएंगे तो आंसर इज डिफरेंट। क्योंकि आप ना शायद पहली वाली क्लास नहीं ले विजय, एक बार प्लीज पहली वाली क्लास लेना। तो पहली क्लास में ना हम लोगों ने तीन चीज पढ़ी थी, एक था बेटा सीजीएस यूनिट, एक थी बेटू एमकेएस यूनिट, और क्या बच गया, एक था हमारा एफपीएस। यहाँ पे लिख देता हूँ एफपीएस। तो एफपीएस में क्या होता था, आपको बताना पड़ेगा कौन सी में पूछना चाहते हैं। तो अगर आपने एफपीएस की बात करी तो ये हो गया फुट, पाउंड और सेकंड। सीजीएस में बात करेंगे जो आप अभी मुझसे पूछे सेंटीमीटर, तो वो हो जाएगी सीजीएस यूनिट यानी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, और ये हो जाएगी आपकी मीटर किलोग्राम सेकंड, राइट। सो आई गेस विजय आपका भी डाउट क्लियर हो गया। और सर यहाँ पे सिंगर कुछ पूछना चाह रहे हैं इसमें चंद्रमा पर वेट कम क्यों हो जाता है। सिंगर देखो सिंपल सा पॉइंट है, वेट कैसे निकालते हैं बेटा, वेट आप निकालते हैं मास और ग्रेविटी के गुणन से, है ना। अगर आप हिंदी मीडियम वाले हैं बेटा, किसने पूछा था ये सिंगर, तो बेटा मास जो है यानी जो आपका द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान तो बेटा आपका वैसे का वैसे ही रहता है,
है ना, द्रव्यमान में तो कभी कोई परिवर्तन होता ही नहीं है। हाँ हेमंत बेटा टाइम हो चुका है, मैं केवल एक्स्ट्रा क्लास ले रहा हूँ बेटा, डाउट क्लास है केवल 10-15 मिनट के, कुछ बच्चे के डाउट्स हैं बस वो मैं क्लियर कर रहा हूँ। सो हेमंत डोंट वरी, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाने वाला हूँ, आपकी नई क्लास है तो आप उसमें जा सकते हैं। क्लास मैंने इसलिए 11 बजे खत्म कर दी है, बस बच्चों के डाउट्स है, मैं डाउट्स ले रहा हूँ, क्योंकि नॉर्मली डाउट्स ले नहीं पाते हैं ना, तो बस ये डाउट्स ले रहा हूँ मैं। सो बस ये एक्स्ट्रा क्लास है और कुछ भी नहीं, ठीक है। किसका बच्चा, किसी का डाउट था? हाँ। सो बच्चे यहाँ पर बताइए, क्या द्रव्यमान में कोई परिवर्तन होता है? द्रव्यमान में तो कभी कोई परिवर्तन नहीं होता। तो यहाँ पे जो किस पे डिपेंडेंट हो गया, ये डिपेंडेंट हो गया जी पर। यानी कि अब मैं कहीं भी जाऊं तो वहां पर जो भी जी की वैल्यू होगी उसके हिसाब से मेरा जो वेट है वो वेरी करेगा, क्योंकि मेरा मास तो बेटा सेम ही है। अब चंद्रमा पे गया तो जी की वैल्यू क्या होती है, 10/6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यहाँ पे 10/6 लगा दूंगा। अर्थ में यहाँ पे ऐसा 10 होती है तो बस सिंपल सा ये वाला पॉइंट था। अब यहाँ पर और किसी बच्चे का डाउट रहेगा तो हितेश का हो गया, सर आप जो लिखते हो वो पीडीएफ, बेटा हितेश जो मैं पीडीएफ में लिखता हूँ वो सारी की सारी चीजें वैसी ही आती हैं। इवन जो मैंने लिखा है ना ये वाली आज की चीज देखिएगा, ये आपको ऐसी की ऐसी मिलेगी, क्योंकि यही तो मैं फॉरवर्ड करता हूँ। अब ज्योति पूछ रही है सर वर्क के फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का कॉस थीटा 90 का जीरो कैसे आया था? अच्छा सो ज्योति बेसिक्स बेसिक्स ही चीज है बेटा, यहाँ पे ना अब आपको थोड़ा सा मैथ्स वाले पार्ट पे फोकस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे ना सर ये आपको टेबल आपको बचपन में याद कराई होगी, साइन कॉस टेन याद है सर? यहाँ पे फिर आपको कहा जाता था कि 0 डिग्री पे ये वैल्यू होगी, 30 पे ये होगी, 45 पे ये होगी, 60 पे ये होगी, 90 पे ये होगी। तो आपको याद रखना है कि सर यहाँ पे जो वैल्यूज हैं, कि जैसे कि साइन की बात करते हैं तो 0 राइट, सो साइन 0 होता है, ऐसी कॉस 90 की जो वैल्यू होती है वो 0 होती है। तो यहाँ पे बेसिकली वो जो चार्ट है वो वाला पार्ट आपको देखना होगा, तो ना ये आपको वैल्यूज पता होनी चाहिए, साइन 0 की क्या होती है, साइन 60 क्या होती है। अब यहाँ पे कमला पूछ रही है सर डिस्प्लेसमेंट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ना ना बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कैसे होगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी की बात करूं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्चुअली एक्सेलरेशन, यानी वेग के परिवर्तन की जो दर होती है। सो द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉट डिस्प्लेसमेंट, दैट इज एक्चुअली योर एक्सेलरेशन, जिसकी यूनिट होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये मीटर पर सेकंड नहीं, मीटर पर सेकंड की अगर हम लोग बात करें तो वो डिस्प्लेसमेंट की होगी, यहाँ पे डिस्टेंस की होगी। और किसी बच्चे को डाउट नहीं पड़ने का? चलो सर अब मैं फिर चलूं फिर यहाँ से। सो जूल क्या होता है? सुशांति बिस्वाल बेटा जूल इकाई हो गई, यूनिट हो गई। जैसे कि मेरा कुछ वजन होगा राइट, मैं कहता हूं मेरा जो वजन है मान लो कि 70 न्यूटन है, मेरा वेट है 70 न्यूटन फॉर एग्जांपल, तो न्यूटन क्या हो गया, एक यूनिट हुई। ऐसी सर कितना कितनी हीट है कैसे पता लगेगा? तो जितनी भी हीट है सर वो हीट आपको बताने के लिए कुछ तो यूनिट चाहिए होगी, तो हम लोग क्या करते हैं वहां पे जूल का इस्तेमाल कर लेते हैं, कैलोरी का इस्तेमाल कर लेते हैं, यानी एनर्जी की जब हम लोग बात करते हैं तो वहां पे यूनिट्स के लिए हम लोग सर एनर्जी के लिए हम लोग यूनिट्स में जूल एज अ सीजीएस यूनिट, सॉरी एज अ एसआई यूनिट, और सीजीएस यूनिट में हम लोग वहां पे कैलोरीज का एग्जांपल ले लेते हैं। तो ये सुशांति का भी डाउट हो गया। रवि नाम है मून पे वेट कैसे निकालें? तो मून पे वेट निकालने के लिए बेटा m इंटू g/6 कर दो, दैट्स इट, ठीक है। और किसी को पॉइंट रह गया? अर्थ पर बेटा 600 कैसे हुआ था? अर्थ पर बेटा 600 इसलिए होता है क्योंकि 60 केजी में मान के चला था, 60 केजी आपका मास था, तो और 10 क्या थी जी की वैल्यू थी, तो 60 में 10 से गुणन करोगे तो 600 आ जाएगा, इसलिए अर्थ पे जो मास निकाला था, सॉरी जो वेट निकाला था वो 600 न्यूटन हो गया था। तो 60 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 60 केजी में आपको दे चुका था क्वेश्चन में, और अर्थ पे जो जी की वैल्यू होती है वो 10 होती है, यानी 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो 10 हो गया, तो 60 और 10 का गुणन 600 हो गया था, सिंपल। अर्घ क्या होता है? अर्घ बेटा यूनिट ही होती है, इकाई है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे लक्ष्मी आप जब सब्जी लेने जाती हो दुकान पर तो आप क्या कहते हो? आप कहते हो कि मुझे 1 किलो टमाटर दे दो फॉर एग्जाम्पल, राइट। अब मैं यहीं पे लक्ष्मी अगर मैं दुकान पे जाऊं और उनसे बोलूं कि नहीं नहीं 1 किलो नहीं, एक काम करो तुम लक्ष्मी को 1000 ग्राम टमाटर दो, तो बताओ क्या कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो यहां पर क्या होता है लक्ष्मी, ये ना दोनों में डिफरेंस बस इतना आ गया कि मैं जब आप जब किलोग्राम की बात कर रहे थे तो आप इस्तेमाल कर रहे थे एमकेएस यूनिट का, मीटर किलोग्राम सेकंड, तो एमकेएस यूनिट में हम किलोग्राम का इस्तेमाल करते हैं। यहीं पे जब मैं दुकान पे गया मैंने बोला कि नहीं नहीं आप 1 किलोग्राम मत दो, आप वहां पे 1000 ग्राम दे दो, तो यहाँ पे मैं सीजीएस यूनिट की बात कर रहा था, यानी यहाँ पे अगर मैं 1000 ग्राम कह दूं या 1 किलोग्राम कह दूं बात वही है, बस हम लोग कौन से यूनिट्स का इस्तेमाल, कौन से सिस्टम का इस्तेमाल करें, बस ये अंतर है। सो इसके बाद जयप्रकाश का, चलिए सो बेटा वहां पे ना पूरा पूरा पीडीएफ जो है जयप्रकाश वो हिंदी और इंग्लिश में दोनों ही वर्जन में मौजूद है। जैसे कि जो पीडीएफ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ना, तो ये देखिए, तो आपकी जो पीडीएफ है ये आपको इंग्लिश और हिंदी में दोनों ही लाइन से मैंने आपके लिए ऑलरेडी रेडी कर रखी है, तो आपको ट्रांसलेशन कहीं करना ही नहीं है। सो और जयप्रकाश यहाँ पर ना आप कहीं भी अपनी तरफ से जो नोट्स रेडी कर रहे हैं तो यहाँ पे ना पहले से मैंने हिंदी वाला पार्ट मेंशन कर रखा है, सो नो नीड टू कन्वर्ट, गूगल ट्रांसलेट का जरूरी नहीं है कहीं भी कुछ करें। चलिए सर तो इतना हो गया, अब मुझे बेटा चलना पड़ेगा क्योंकि मुझे आपकी पीडीएफ भी भेजनी है, फिर मुझे और क्लासेस हैं 12 बजे से, तो आई नीड टू गो। चलो फिर अच्छे से ख्याल रखो, आई गेस सबके डाउट यहाँ तक सॉर्टेड हो गए, राइट। सो यहाँ पे सर आज वाली जो पीडीएफ है वो भी मैं आपको भेज दूंगा, कल वाली पीडीएफ में क्वेश्चंस अटैच कर दूंगा, तो प्लीज कल वाली पीडीएफ में क्वेश्चंस कर लेना, अगले 5 मिनट के अंदर भेज दूंगा। सो ज्योति का यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो लैंग्वेज, हाँ दोनों ही लैंग्वेज में आएंगे, यस ज्योति बिल्कुल। चलो तो हो गया सब लोगों के डाउट्स क्लियर। तो गाइस
चलो फिर, थैंक यू फॉर बीइंग सच अ वंडरफुल ऑडियंस। तो आप लोगों का थोड़ा सा टाइम इसलिए लेना पड़ा कि आपके डाउट्स क्लियर हो जाए। बाकी हम मिलते हैं कल, ठीक है? सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद एंड यस लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर।